अस्सलाम वालेकुम सर। सर, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव आ जाता है। ऑब्जेक्टिव आपका यही है कि आपने प्रैक्टिकल लर्निंग करनी है। फिर आप उसमें अपने जो है जितना भी कॉरपोरेट सेक्टर है उसमें आपकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह होती है। फिर सर्विसेज होते हैं। और इसके अलावा कोर्सेज पे आ जाते हैं। कोर्सेज में मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास काफ़ी कोर्सेज हैं, जिसमें यूएसए टैक्सेशन है, यूएई टैक्सेशन है, कैनेडियन टैक्सेशन है, यूके टैक्सेशन है, डेटा एनालिटिक्स का कोर भी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अटॉर्नी का भी है, क्विक ब्यूरो का भी है। और इसके अलावा एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन का कोर्स भी है। एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन का कोर्स हम आपको इस कोर्स के बाद प्रेफर करते हैं कि इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो एडवांस टैक्सेशन और लिटिगेशन का है। मजीद आपको ट्रेनर इसमें गाइड करेंगे कि जी सीटीए में क्या क्या चीज़ें हैं, और इसके अलावा एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। जहाँ तक ट्रेनर की बात करें तो ट्रेनर हमारे जहेब अख्तर साहब हैं। सीए फाइनलिस्ट हैं, साथ में आईटीपी हैं, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस है। बाकी आपको इंस्टीट्यूट में जब आप एडमिशन ले लेंगे, काफ़ी लोगों ने करवाया हुआ भी है। आपको कहीं कोर्स में कोई इशू आता है, कहीं पे आउटलाइन आपको जो शेयर की गई हैं उनमें इशू आता है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे प्रोग्राम मैनेजर हूँ, तो कोई भी आपको मतलब कोर्स के हवाले से कहीं भी कोई इशू आएगा तो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे। ट्रेनर को तो आप बोल ही रहे होंगे, उसके अलावा आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकेंगे किसी भी इशू के हवाले से। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन। ये मेरे ही प्रोफाइल की बात हो रही थी जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। और ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया होगा आपको सर तनवीर ने इंस्टीट्यूट के बारे में। और मैं आज का ये ओरिएंटेशन सेशन जो है वो आपके साथ मजीद कंडक्ट करूंगा। और उसके बाद जो है वो हम देखेंगे वन बाय वन आपके जितने क्वेश्चन और आंसर्स होंगे वो भी हम रिजॉल्व करेंगे। आज की जो हमारा ये सिटिंग है ये स्पेसिफिकली है कोर्स की आउटलाइन के हवाले से और एक ओरिएंटेशन है। आप इनको चेयर दे देना। ये हमारे पास जो है वो एक ओरिएंटेशन सेशन है हमारे पास कि हम लोग इंस्टीट्यूट के हवाले से और कोर्स की आउटलाइन के हवाले से स्पेसिफिकली कि कोर्स में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, किस तरीके से कवर करेंगे, कितना ड्यूरेशन होगा, वो सब चीज़ें आज की सिटिंग के अंदर हम इंशाल्लाह ताला देखते हैं। अच्छा, बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो करंटली इस वक्त प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं। जस्ट रेज देयर हैंड्स प्लीज। ठीक है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो अदर देन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हैं, यानी कि वो प्री मेडिकल से हैं या कुछ और काम कर रहे हैं अकाउंट्स वगैरह को, उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ठीक हो। अच्छा, ये जो मैंने दो तीन सवाल आपसे पूछे हैं उसकी वजह ये है कि मैं पिछले 3-4 साल से इस इंस्टीट्यूट के साथ जो है वो अटैच हूँ। और मैंने बेतहाशा जो है वो बैचेस निकाले हैं। इन बैचेस को निकालने के बाद और ऑडियंस की जो है वो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमने अपना पूरा कोर्स आउटलाइन जो है वो डिजाइन किया है। सर, ये बात आप क्यों कर रहे हैं? ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सी बेसिक लेवल की चीजें ऐसी होती हैं जो कि तमाम ऑडियंस को नहीं आती। हर ऑडियंस को उसके बारे में जानना जरूरी है बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द कोर्स। इसलिए मैं आपसे ये चीजें पूछ रहा था। अच्छा सर, जिस सेशन के लिए आप बैठे हुए हैं कि आप लोग जो कोर्स के लिए एनरोल हो चुके हैं या जो इंटरेस्टेड हैं जो लेना चाहेंगे, वो है सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर। मैं आपसे थोड़ा सा इस हवाले से बात करूंगा कि ये हमारे पास जो है वो 4 महीने का कोर्स होता है। राइट। हफ्ते में हम 2 दिन क्लासेस लेते हैं। ये हमारे पास फिजिकल क्लासेस का भी जो है वो अरेंजमेंट है, ऑनलाइन क्लासेस का भी अरेंजमेंट है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स आते फिजिकल क्लास में हैं लेकिन गोइंग फॉरवर्ड उनकी कुछ कमिटमेंट्स हो जाती हैं, वर्क कमिटमेंट्स होती हैं, फैमिली कमिटमेंट्स होती हैं, तो वो फिजिकल क्लास अटेंड नहीं कर पाते। उनके लिए हमारे पास ऑनलाइन का भी ऑप्शन मौजूद है। सॉरी, ऑनलाइन का भी ऑप्शन मौजूद है। अगर गोइंग फॉरवर्ड आपको लगता है कि आप फिजिकल क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे, आपको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पा रही या आप पहुंच नहीं पा रहे टाइम पे, तो आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। अच्छा सर, ये 4 महीने तो लिखे हुए हैं लेकिन पिछले 3-4 साल से मुझे नहीं याद कि हमने कभी 4 महीनों के अंदर ये कोर्स जो है वो खत्म किया। अक्सर औकात ये 4.5 महीने हो जाते हैं।
5 महीने हो जाते हैं। इवन कि ऐसा भी हुआ कि हमारे पास जो है वो 6 महीने जो है ये कोर्स चलता रहा है। सर वजह क्या है कि वजह डिपेंड करती है आपके इंटरेस्ट लेवल के ऊपर। बाज औकात आपका इंटरेस्ट लेवल चौथे महीने में इतना बढ़ जाता है कि फिर आपकी तरफ से रिक्वायरमेंट भी आती है कि सर थोड़ा सा हमें बेसिक से ज्यादा बताएं कि नोटिस का रिप्लाई कैसे बनाना है, कमिश्नर अपील के पास जा रहे हैं तो हमने किस तरह से प्रेजेंट करने हैं, ड्राफ्टिंग में थोड़ा थोड़ा हमें चीजें बता दें ताकि हम अपने तौर पे किसी चीज को हैंडल कर सकें, क्लाइंट को हैंडल कर सकें, किसी के साथ डिस्कशन में एंगेज है तो उसे ये पता हो कि हाँ यार वी नो समथिंग, हमें भी कुछ ना कुछ आता है। राइट। अच्छा सर, इस कोर्स के जो कंटेंट्स हैं इनमें हम पढ़ेंगे क्या? देखें, बड़ा आसान होता है पहली क्लास में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना और बड़े जो है ना वो क्या कहते हैं स्लोगन्स जो है वो चैंटिंग करना कि यार हम आपको ये भी करवा देंगे, ये भी करवा देंगे, ये भी करवा देंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है। 4 महीनों में मैं आपको ये कहूँ कि यार मैं आपको टैक्स में इतना एक्सपर्ट कर दूंगा कि उसके बाद आप बिजनेस रिकॉर्डर में पूरे एक आर्टिकल लिख रहे होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन एटलीस्ट आई एम श्योर 100% जितना मैंने यहाँ पे बैचेस निकाले हैं, आज जो आपका नॉलेज लेवल है, आज जो आपको चीजें पता है टैक्स के बारे में, आफ्टर द पीरियड ऑफ 4 मंथ्स उस लेवल ऑफ नॉलेज के अंदर आपको रीजनेबल डिफरेंस नजर आएगा। राइट। तो वो आपकी बेसिक लेवल रिफ्रेश हो जाएगी, कुछ एडवांस लेवल की चीजें भी होंगी। जैसे जैसे आप लोग जहाँ काम कर रहे हैं, आपको डेली लाइफ के अंदर डेली आपकी जो वर्किंग एसोसिएशन है किसी फर्म के साथ या किसी कंपनी के साथ, वहां जो आपको मसाइल आ रहे हैं वो भी आपके हम डिस्कस करेंगे, पर्सनल में भी क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं टॉपिक के हिसाब से। तो सर यहाँ पर जो कोर्स का जो हमने कंटेंट बनाया है वो इस तरह से बनाया है कि हमने इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कॉर्पोरेट और ट्रेडमार्क, इन 4 चीजों में हमने इस कोर्स को डिजाइन किया है। के अंदर सर हम इसकी ना स्क्रीन भी चेंज कर दें लैपटॉप वाली। बेसिक लेवल की चीजें जो है वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। सर बेसिक लेवल से क्या मुराद है? बेसिक लेवल से क्या मुराद है? बेसिक लेवल से मुराद ये है कि सर मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा ऑर्डिनेंस रट्टा मारना शुरू हो जाए या आपको बिल्कुल जो है वो कोई सोते में जगा दे कि यार इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है तो आपको वो पता चल जाए। नहीं सर, एटलीस्ट ये हो कि जब आप डिस्कशन में एंगेज हो या कोई काम देख रहे हैं या नोटिस देख रहे हैं या कोई कंप्लाइंस देख रहे हैं या अपनी कंपनी में बैठे हुए किसी जो है वो टास्क को हैंडल कर रहे हैं टैक्स मैटर से रिलेटेड, तो यू मस्ट नो कि यार ये किस तरह से फर्दर राउट आउट होगा, मैंने कैसे इसके अंदर प्रोसीड करना है, कौन सी चीजें लेनी है, क्या इन्फॉर्मेशन लेना है, और इसमें टैक्स की रिक्वायरमेंट क्या है, टैक्स की चीजें क्या है। राइट। अच्छा सर, इस कोर्स के बेनिफिट तो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये है कि एटलीस्ट जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया कि आपका नॉलेज लेवल बढ़ जाएगा। सर नॉलेज लेवल से मुझे क्या फायदा है? सर वो लोग जो प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं और इस वक्त उनकी कहीं भी एफिलिएशन नहीं है, वो चाहते हैं कि यार हमें इनकम टैक्स में एफबीआर के अंदर जाकर हम प्रोसीडिंग्स को हैंडल कर सकें, हम एफबीआर में जो है वो केसेस को हैंडल कर सकें, हम एसआरजी में केसेस को हैंडल कर सकें, हम सेल्स टैक्स के हवाले से नोटिस के रिप्लाई बना सकें, ऑफिसर के सामने जाकर बैठें, बात करें, उसे अपने क्लाइंट की चीजें समझाएं, उसे वो तमाम सबमिशन हम दें। सर वो तमाम चीजें आप कब कर पाएंगे? जब आपके पास इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट हो। सर ये सर्टिफिकेट कौन देगा आपको? सर ये सर्टिफिकेट आपको एफबीआर देगा। सर जो है स्क्रीन रीशेयर कर दीजिएगा विद ड्यू रिस्पेक्ट। जी, इज इट विजिबल नाउ? यस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा सर, इसके बाद ये आईटीपी का जो सर्टिफिकेट है ये आपको कौन देगा? सर ये आईटीपी का जो सर्टिफिकेट है ये आपको एफबीआर देता है। सर एफबीआर कैसे देता है आपको? सर इसके लिए कोई टेस्ट होता है? नो सर। इसके लिए सिंपल आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है एफबीआर लेवल पे। कोई ना कोई ऑफिसर एसीआई लेवल का या आपका इंटरनल ऑडिट ऑफिसर वगैरह जो है उनका, वो आपका बैठ जाता है और आपसे कुछ क्वेश्चनिंग करता है। सर वो जो क्वेश्चनिंग करता है वो कौन से करता है? क्या एडवांस लेवल की चीजें पूछता है? नहीं सर, वो सिर्फ ये देखता है कि जिस बंदे को हम सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं ही और शी नोज एनीथिंग अबाउट द टैक्स मैटर्स और नॉट। तो सर वो जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं कि अपील कितने दिनों में फाइल होती है, मॉनिटरिंग का नोटिस कौन से सेक्शन में आता है, ऑडिट असेसमेंट का अगर शो कॉज इशू हो गया है तो वो आपको कितने दिनों में उसने ऑर्डर पास करना है, इस तरह की बेसिक चीजें वो आपके एफबीआर वाले अपने असेसमेंट के टेस्ट के दौरान जो है वो पूछते हैं। सर पूछने के बाद वो आपको आईटीपी का सर्टिफिकेट दे देते हैं। सर ये आईटीपी का सर्टिफिकेट अगर आप खुद ले लें बेहतर है, नहीं है तो हम भी आपको इसमें फैसिलिटेट करेंगे, इंटरव्यू के पूरे प्रोसेस के बारे में आपको अपग्रेड करेंगे, किस तरीके से आपने उसमें अपेयर होना है और कैसे आपको ये सर्टिफिकेट मिल सकता है। सर अगेन इस सर्टिफिकेट का फायदा क्या है? सर अगर आप प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं तो आप अपनी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू कर सकते हैं।
अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी के बिहाफ पे आप टैक्स अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट हो सकते हैं, अपनी चीजें सबमिट करवा सकते हैं, केस हैंडल कर सकते हैं, आर्गुमेंट कर सकते हैं, केस को जो है वो फर्दर प्रोसीड करवा सकते हैं, राइट। अच्छा सर, क्लास के मोड्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि एक हमारे पास ऑन कैंपस होती है फिजिकल क्लासेस, एक हमारे पास होती है ऑनलाइन क्लासेस। सर जो फिजिकल क्लासेस जो स्टूडेंट्स भी लेंगे हमारे साथ, उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि आप मुझसे ये कहें कि सर मेरी क्लास मिस आउट हो गई है, अब आप जो है ना वो फलां डेट वाली जो क्लास है वो आप मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर दें। सर वो रिकॉर्डेड लेक्चर सिर्फ ऑनलाइन वालों के लिए है, क्योंकि वो लोग फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। आप लोग फिजिकली प्रेजेंट है तो आपको ऑनलाइन का एक्सेस नहीं दिया जाएगा। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर किसी शख्स की जो है वो कोई कमिटमेंट आ गई, किसी वजह से वो बीमार है या नहीं प्रेजेंट हो सका, तो उसे हम लिमिटेड एक्सेस दे देंगे उस जो है वो दौरानिए के लेक्चर्स का, ताकि वो इजीली उसको रिकैप कर सके और अपनी नॉलेज को रीशेप कर सके। अगेन सर, ये कोर्स लेने का मकसद क्या है आपका? सर जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां पर आप अच्छी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकें मैनेजमेंट के सामने। अगर आप बैठे हुए हैं और मैनेजमेंट कोई क्वेश्चनिंग कर रही है, आप एक्सपर्ट लेवल ओपिनियन ना दें, लेकिन एटलीस्ट आप अपने कंसल्टेंट के साथ अच्छे तरीके से फ्रूटफुली इंगेज हो सकें अपने टैक्स मैटर्स के हवाले से, राइट। अगर आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको वहां पर क्लाइंट को डील कैसे करना है, क्लाइंट का ये कॉन्फिडेंस हो कि यार जिस बंदे से हम डील करने जा रहे हैं इसे कुछ मालूमात है, ये कुछ ना कुछ जानता है, ये हमारे मैटर्स को सही तौर पे हैंडल कर पाएगा। अच्छा सर, इसमें एक और चीज मैं कहूँ कि हमारा जो है वो एजाज है। वैसे तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया हर बंदा यूज करता है, लेकिन सोशल मीडिया पे बेतहाशा आपको मिलेंगे ऑनलाइन कोर्सेज वाले, बेतहाशा आपको मिलेंगे टैक्स के कोर्सेज कंडक्ट करवाने वाले। लेकिन सर ये जो लिखा हुआ ना यहाँ पर FBR आयरस रेप्लिका, सर 95% पूरा आयरस का रेप्लिका हमारे इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है, और वो हमने स्टूडेंट्स को देना होता है क्लास में, ताकि ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको वो लॉ के मोटे मोटे गाढ़े गाढ़े लफ्ज बोलूं और कहूँ कि यार सेक्शन में ये लिखा हुआ है। नहीं सर, मैं आपको एक बाकायदा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दूंगा, आपने उस पोर्टल पे जाके उसकी प्रैक्टिस करनी है कि यार इनकम फ्रॉम बिजनेस है या सैलरी है या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, मैंने उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। सर ये आयरस का लॉगिन आईडी पासवर्ड तमाम स्टूडेंट्स को दिया जाता है। जो कुछ हम क्लास में देखते हैं पढ़ते हैं, टॉपिक खत्म हो जाता है, उसके बाद एक हैंडआउट में सर्कुलेट करता हूँ व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर, राइट। आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं इस पोर्टल पे जाकर, ताकि एटलीस्ट आपको पता चले कि यार जो नॉलेज हमने ली है और पोर्टल कैसे काम कर रहा है, ताकि प्रैक्टिकली कल को अगर आप कोई रिटर्न फाइल करते हैं, उसकी कोई कैलकुलेशन चेक करते हैं, तो उस पर भी आपका हाथ सेट होना चाहिए। अच्छा आप में से ज्यादा लोग तो ये चीज जानते ही होंगे कि ये जो टैक्स कंसल्टेंसी या एडवाइजरी वगैरह के हवाले से हमारे पास मुख्तलिफ क्वालिफिकेशंस होती हैं। सर ये क्वालिफिकेशंस कहाँ लिखी हुई हैं? सर ये हर लॉ का पार्ट है। आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बात करें, आप सेल्स टैक्स एक्ट की बात करें, आप सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2011 की बात करें, आप पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की बात करें, इसी तरीके से केपी के सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की बात करें, हर ऑर्डिनेंस हर एक्ट के अंदर एक बकायदा क्वालिफिकेशन दी हुई है कि वो कौन रिप्रेजेंटेटिव होगा जो कि टैक्स पेयर के बिहाफ पे टैक्स अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट हो सकता है, उनके मैटर्स को डील कर सकता है, उनके मैटर्स को कंटेस्ट कर सकता है। सर ये मुख्तलिफ क्वालिफिकेशन जो है, जिसमें से एक क्वालिफिकेशन बहुत आसानी से आप इजीली गेन कर सकते हैं, ITP। सर ये क्या चीज है? सर हमने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि लोग जो है वो 500-500 के रिटर्न भी फाइल कर रहे होते हैं, 1000-1000 रुपए लेके भी रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं। सर उन्हें कुछ नॉलेज नहीं होती, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जहाँ कोई डिस्कशन चल रही होती है, फेसबुक पे आप देखें कमेंट्स आ रहे होते हैं, इंस्टा पे कमेंट्स आ रहे होते हैं, वहां पे बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बाकायदा किसी क्यूरी का जवाब देते हैं। सर वो कौन लोग होते हैं? सर वो प्रोफेशनल लोग होते हैं जिन्हें क्वालिफिकेशन होती है, जिन्हें पूरी नॉलेज होती है। सर बताने का मकसद कि इस कोर्स के बाद अगर आप ITP का जो है सर्टिफिकेट ले लेते हैं FBR से, दैट वुड ऐड कलर टू योर प्रोफेशनल पोर्टफोलियो, दैट वुड ऐड कलर टू योर प्रोफेशनल पोर्टफोलियो, कि आप इसको गोइंग फॉरवर्ड जो है वो चीजों को कैसे टैकल करें। अच्छा सर, ये एक स्लाइड है जो आपके जहन में कुछ सवालात उठ रहे होंगे कि यार हमने तो सिंपली BCom किया हुआ है या मैंने MBA किया हुआ है और मैंने किस तरीके से लेना है। ये सिंपल वो है कि जब आप ITP का सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तो वो आपको कैसे, उसके अंदर क्या प्रोसेस शामिल होता है और क्या है। कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, गूगल पे जाके सर्च करेंगे आपको इजीली मिल जाएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्कशन मैंने इसको अपनी स्लाइड के अंदर जो है वो कवर किया।
अच्छा सर, थोड़ा सा बात करते हैं कि हमारा ये 4 महीने का जो ताल्लुक रहेगा ये कैसे चलेगा, किस तरीके से होगा। सर हमारे पास अभी हम देखेंगे मजीद कोर्स की बड़ी डिटेल आउटलाइन कि इनकम टैक्स के अंदर कौन सा टॉपिक हम कवर करेंगे, सेल्स टैक्स के अंदर हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, इसी तरीके से कॉर्पोरेट के अंदर हम क्या क्या चीजें देखेंगे वो भी आगे चलकर देखते हैं। सर हमारा बाकायदा जो तरीकाकार है वो ये होता है कि व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना दिया जाएगा आपके बैच का। लेट अस सपोज आपका अप्रैल 2024 आईसीटी बैच का एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया जाएगा। उस ग्रुप के अंदर सर आपको जो है वो एडमिन की तरफ से नोटिफिकेशंस आएंगे, आपकी क्लास होगी कितने बजे से कितने बजे तक होगी, या आज क्लास कैंसिल है, या आज क्लास का टाइम चेंज है, या कोई अपडेट्स हैं मिसाल के तौर पे सेल्स टैक्स के हवाले से, इनकम टैक्स के हवाले से, तो मैं वो भी ग्रुप में आपके साथ शेयर करता हूँ। प्लस आप में से जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया था कि हम टैक्स की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं, उन्हें अगर कोई क्यूरी आ जाती है कि यार हमें ये मसला आ रहा है, इसको हमने कैसे हैंडल करना है, तो वो भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हमसे कोऑर्डिनेशन करता है। वी आर अ टीम ऑफ पीपल हियर, अराउंड 5 to 10 पीपल, जिसमें एडवोकेट्स भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, अकाउंटेंट्स भी हैं, और हम वो तमाम चीजें देखकर भी बाकायदा आपको जो है वो फैसिलिटेट कर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आज पहली क्लास है वो क्या कहते हैं उसको मंजन बेचने के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ, लेकिन ये बात ट्रूली फैक्ट है कि हमारे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज 2 साल हो गए हैं, जिनका ताल्लुक यहाँ से खत्म हो चुका है, वो जा चुके हैं, लेकिन आज भी जब उनको कोई क्यूरी आती है तो वो हमसे पूछते हैं, एंड वी आर सो हैप्पी कि हम उन्हें फैसिलिटेट करते हैं, हम उन्हें कोई ना कोई गाइडेंस जरूर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने व्हाट्सअप किया और हम भूल गए, ऐसा नहीं है, जरूर आपको रिस्पॉन्स उसमें किया जाता है। अच्छा सर, टॉपिक के साथ साथ आपके साथ ये होता है कि कुछ नोट्स शेयर किए जाते हैं क्लास में। जो स्लाइड्स हम पढ़ा रहे हैं वो एट द एंड ऑफ द क्लास आपसे व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर ही शेयर कर दी जाएगी, ताकि जो क्लास में पढ़ा है वो आपके पास भी मौजूद रहे और आप उसको रिवाइज कर सकें। सर हर टॉपिक को खत्म होने के बाद हम क्या करते हैं कि उसका एक हैंडआउट दे देते हैं, ताकि ये पता चल जाए कि यार प्रैक्टिकल क्या है। क्योंकि सर लॉ, टैक्स, सेल्स टैक्स, एसआरबी, पीआरए, इसमें तो बेतहाशा जो है वो हमारे पास चीजें मौजूद होती हैं, और हम जो है ना वो पढ़ते रहे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन लॉ खत्म नहीं होगा। लेकिन उसके अंदर कलर जब ऐड होगा जब मेरे पास कोई प्रैक्टिकल एक सिनेरियो बना हुआ है कि यार एक सैलरीड इंडिविजुअल है, उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम भी है, उसकी फॉरेन सोर्स इनकम भी, उसको एम्प्लॉयर ने टैक्स ऑन टैक्स का बेनिफिट भी दिया हुआ है, उसको एम्प्लॉयर ने कंसेशनल लोन का भी बेनिफिट दिया हुआ है, सॉरी उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी है सर, उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस भी है सर। इन तमाम चीजों को क्लब करने के बाद मैं उसकी वर्किंग कैसे करूंगा सर? आईआरएस पे तो बड़ा सिंपल है, 5 लाख वहां डालूं, कंप्यूटेशन में जाऊं, जाके मैं क्लिक कर लूं, वो मुझे बता देता है कि कितना टैक्स आपका बनता है। लेकिन सर मुझे पता होना चाहिए कि ये वर्किंग मेरी किस तरीके से चल रही है, ये वर्क फ्लो इसका कैसा है, आईआरएस क्यों काम कर रहा है ऐसा, और किस बिहाफ पे काम कर रहा है, कौन से रेट्स एप्लीकेबल है। तो ये सारी चीजें हम लोग हैंडआउट की सूरत में आपको देते हैं। वो हैंडआउट का प्रिंट नहीं मिलेगा आपको, पीडीएफ की फाइल आपसे शेयर कर ली जाएगी, और क्लास में हम उसका सॉल्यूशन जो है वो हर टॉपिक के बाद शेयर कर लेंगे, और उसके ऊपर हम जो है वो कुछ ना कुछ डिस्कशन करें। राइट। आखिर में मैंने आपसे इसमें अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया कि आईआरएस का एक पोर्टल हमने बनाया हुआ है, उसकी एक मैं आपको जो है ना वो शक्ल दिखा देता हूँ कि वो किस किस्म का है और कैसा है। ये देखिए सर, आपको थोड़ा सा उसका रेप्लिका, जो हम लोग लफ्ज यूज करते हैं आईआरएस का रेप्लिका है, थोड़ा सा जो है वो उससे मिलता जुलता ही है सर। ये हमारा पर्सनली डेवलप किया हुआ है सॉफ्टवेयर, एक हाउस से हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। इसमें बाजू का जो स्टूडेंट्स को मसले भी आते हैं, हालांकि मसले पहली क्लास में बताने नहीं चाहिए। बाजू का जो स्टूडेंट जो है वो लॉग इन कर रहे होते हैं, सर लॉग इन नहीं हो रहा, पासवर्ड जनरेट नहीं हो रहा, सर मैं 5 लाख के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसके ऊपर 5,000 बनना चाहिए एज पर द प्रोविजंस ऑफ द ऑर्डिनेंस, सर ये आपका पोर्टल जो है वो 50,000 बना रहा है। तो फिर उस तरह के एरर्स भी हम रेक्टिफाई करते हैं। ऐसा नहीं कि वन टाइम बनाकर हमने जो है वो सोशल मीडिया पे उसको चला दिया है। वी आर अवेलेबल हियर फॉर टू फैसिलिटेट यू। सर ये तमाम चीजें कैसे रूट आउट होंगी सर? जैसे आप नॉर्मली जिन लोगों ने आईआरएस पे काम किया है, आईआरएस पे जिस तरह से हम चीजें डालते हैं और आईआरएस हमें रिजल्ट देता है, द सेम इज द केस हियर। आपके पास पूरा का पूरा ये उसका आईआरएस जो है वो कॉपी है। ये आपको रेलेवेंट पेजेस पे ले जाएगा और वहां पर जाकर फिर आप अपनी चीजों को देख सकेंगे पोर्टल का। देखिए
अच्छा सर, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, लग रहा है ना कि पूरा किसी ने आयरस ओपन किया हुआ। कलर की थीम भी हमने वही रखी हुई। सिर्फ कहाँ से पता चलेगा कि यार ये थोड़ा सा चेंज है? लोगो से पता चल रहा है कि यार ये लोगो आ रहा है, तो ये ओरिजिनल आयरस नहीं, आयरस का रेप्लिका है। सर इसके अंदर तमाम चीजें हमारे पास यहाँ पर शामिल है। ये चीजें हम आपको देंगे, आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे। सर आपने ये बनाया क्यों है, क्यों इसके ऊपर इतना आप फोकस कर रहे हैं? सर मेरे पास किसी क्लाइंट का यूजर आईडी पासवर्ड है मेरे पास, और मैं उसको अगर लेकर क्लास में आपको दिखाऊं तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी भी ब्रीच होती है। ऑनलाइन सेशन में हम किसी का यूजर आईडी पासवर्ड करें तो वो शायद कल को यहाँ नोटिस के साथ खड़ा होगा हमारे सामने, राइट? आप भी किसी का यूजर आईडी पासवर्ड लेकर यूज करते हैं और कुछ हो जाता है तो आप भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। विद द सेम फिलोसफी इन द माइंड हमने इसको डेवलप किया है, ताकि स्टूडेंट्स को ये पता हो कि यार ये आयरस काम कैसे करता है। सिंपली स्लाइड्स ले लेना, स्लाइड्स के ऊपर सेक्शन में क्या लिखा हुआ है वो तो सबको पता है, लेकिन आयरस कैसे फ्लो पे काम कर रहा है और ऑर्डिनेंस में क्या लिखा हुआ है, वो तमाम चीजें जो है वो तनवीर भाई जरा बाहर देखो। वो आयरस पे कैसे काम होती है, वो सब चीजें हमने यहाँ पर दिखनी है, राइट? अच्छा सर, ये स्क्रीन है जो कि आपका और हमारा 4 महीनों का साथ रहेगा। सर मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5। सर इसकी सीक्वेंस में पहले आ रहा है बेसिक अकाउंटिंग। आप में से कुछ लोग दिल ही दिल में मुस्कुरा रहे होंगे कि यार हमने क्या अकाउंटिंग पढ़ी नहीं है, मैं एमकॉम करके बैठा हुआ हूँ और ये मुझे अकाउंटिंग बता रहे हैं। सर मैंने अभी क्लास में शुरू में कुछ लोगों से हाथ खड़ा करवाया था कि कौन लोग हैं जिनका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं। सर क्यों? सर आप कॉर्पोरेट की फाइलिंग कर रहे हैं, आप सेल्स टैक्स की फाइलिंग कर रहे हैं, आप इनकम टैक्स की फाइलिंग कर रहे हैं। टैक्स का और अकाउंटिंग का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। एक बंदा आपके पास आता है, वो कहता है यार मुझे रिटर्न फाइल करना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो? यार अपने कुछ फाइनेंशियल मैटर्स मुझसे शेयर कर लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझसे शेयर कर लो, अपने अकाउंट्स मुझसे शेयर कर लो, अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मुझसे शेयर कर लो। सर वो तमाम चीजों से आप क्या करेंगे? सर मैं उन तमाम चीजों की बुनियाद पे ही मैं बता सकूंगा कि उस पर टैक्सेशन का इम्पैक्ट क्या है, उसके ऊपर टर्नओवर टैक्स कितना लग रहा है, एसीटी उस क्लाइंट के ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं अगर वो कॉर्पोरेट वाला है। सर एफटीआर की इनकम, एनटीआर की इनकम, वो तमाम चीजें मुझे वहां से ही राउट आउट करनी पड़ेंगी। सर इसलिए ये बेसिक अकाउंटिंग का हमने एक मॉड्यूल रखा है। सर आप क्या इसमें हमें अकाउंट्स बनाना सिखाएंगे? आंसर इज नो। सर मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि इनकम टैक्स के लिए हमने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कैसे निकाली। इम्तियाज सुपर मार्ट वाला है, लेटर सपोज वो आपको कॉल करता है, वो कहता है कि यार मुझे अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना। आप कहते हैं यार अपने अकाउंट्स मुझसे शेयर कर लो, अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड मुझसे शेयर कर। सर वो आता है आपके पास 20-25 पेज का प्रिंट आउट निकाल करके, यार ये मेरे रिकॉर्ड्स हैं, इनमें से जो है वो आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करें। आपने वो 20-25 पेज के फाइनेंशियल रिकॉर्ड से क्या चीजें निकालनी है, कैसे निकालनी है, और उसमें वो कहाँ कौन सी चीज मेंशन है जिसकी बुनियाद पे आपने इनकम टैक्स की वर्किंग कर। विद दिस थिंग इन माइंड हमने थोड़ा सा एक क्लास, ज्यादा नहीं, बेसिक अकाउंटिंग की रखी है, जिसमें एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, ये क्या चीजें हैं, ये चीजें हम कवर करते हैं, ताकि वो लोग जो नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हैं या जिन्होंने प्री मेडिकल से बाद अपनी जो है वो कॉमर्स की फील्ड को ज्वाइन किया है और गोइंग फॉरवर्ड उन्हें कुछ चीजें नहीं समझ में आती, तो उसके हवाले से हमने ये बेसिक अकाउंटिंग की क्लास रखी है। जस्ट वन क्लास, जिसमें हम नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे रीड करना है, उसमें से कहाँ से चीजें निकालनी है, कौन कौन सी चीज हमारे पास अवेलेबल है, वो तमाम चीजें जो है वो हमने बेसिक अकाउंटिंग की क्लास में देखनी होती है। सर उसके बाद हमारे पास 1.5 महीना या लगभग 1.25 महीने चलता है इनकम टैक्स का मामला। सर इस इनकम टैक्स के मामले में हम क्या क्या चीजें देखते हैं, वो आगे कोर्स की आउटलाइन हम देखते हैं। उस कोर्स की आउटलाइन में जो है वो हम चीजें देखते हैं कि हमने कौन कौन सी कवर करनी है। सर उसके बाद फिर तकरीबन 8 या 7 क्लासेस हमारे पास होती हैं सेल्स टैक्स। सर सेल्स टैक्स तो बहुत बड़ा है, आप क्या फेडरल की बात कर रहे हैं या प्रोविंशियल की बात कर रहे हैं? सर मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। दोनों को हम बताते हैं, आपको बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग देते हैं। एक रिटर्न आपके साथ फाइल करूंगा फेडरल का, एक रिटर्न आपके साथ फाइल करूंगा प्रोविंशियल का, राइट? और उसके बाद उसके ऊपर एक विद होल्डिंग की एक क्लास होगी, फेडरल की और प्रोविंशियल की, दोनों की विद होल्डिंग के हवाले से क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, लॉ क्या कह रहा है और कैसे चीजें हम कैलकुलेट करते हैं, सेल्स टैक्स विद होल्डिंग की बात, राइट?
सेल्स एक्स के सर नोटिस का रिप्लाई कैसे बना है सर? सेल्स एक्स में वो पीओएस वो जो आता है लंबी सी पर्ची देते हैं उसके ऊपर जो है ना बारकोड लिखा होता है सर, वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है सर। क्यों सर? अगर मैं सेल्स एक्स को पढ़ाने बैठूं तो कम से कम 4 महीने का तो ये कोर्स आपका यही बनता है। मैं क्लास के शुरू में भी आपको बड़ा क्लियर और कैटेगोरिकली बता चुका था कि ये वाला कोर्स हमारा आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को, बेसिक नॉलेज लेवल को इनरिच करना है, ताकि यू इफ यू आर इंटरेस्टेड टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल, एडवांस टैक्सेशन और लिटिगेशन का जो हमारा कोर्स है, जिसमें हम नोटिस के रिप्लाई बनाना सिखाते हैं, अपील फाइल करना सिखाते हैं, अपील अटेंड करना सिखाते हैं, हेयरिंग किस तरह से अटेंड की जाती है, हेयरिंग में सबमिशंस किस तरह दी जाती है, उसके लिए ये वाले कोर्स के अंदर हम आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, ताकि जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाएं या नेक्स्ट लेवल की चीजों को देखें तो आपके पास बेसिक जो है वो इन्फॉर्मेशन इन हैंड। अच्छा सर, मेरा और आपका ताल्लुक मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 तक रहेगा। इन 3 मॉड्यूल्स के दौरान हो सकता है मैं भी हूँ, हमारे साथ दूसरे भी इंस्ट्रक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी आपको पढ़ाएंगे। हो सकता है कभी मेरी वर्क कमिटमेंट्स हैं या मेरी फैमिली कमिटमेंट्स हैं, मैं ना आ सकूँ, तो दूसरे इंस्ट्रक्टर अवेलेबल हैं, वो आपको कराएंगे। लेकिन सर मॉड्यूल 3 के बाद मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 5 हमारे पास यहाँ पर कॉर्पोरेट के कंसल्टेंट्स मौजूद हैं जो बाकायदा प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपको ये दोनों चीजें करवाएंगे, SCCP एंड कॉर्पोरेट फाइलिंग्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की चीजें, राइट? ट्रेडमार्क वगैरह भी यहीं पर चीजें कवर होंगी। अच्छा सर, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये जो 5 मॉड्यूल्स के मैंने ब्लू कलर के जो ये बॉक्सेस बनाए हुए हैं, इनकी मैं आउटलाइन आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, कौन कौन सी चीजें हम जो है वो कवर करेंगे। अकाउंटिंग के अंदर सर, जिस तरह मैंने कहा कि अकाउंटिंग जो है वो, अकाउंटिंग और टैक्सेशन जो है वो इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। मैंने मिसाल दी ना, कोई बंदा आपके पास आ रहा है कि यार मेरा रिटर्न फाइल कर, या साइड एरिया में एक छोटी सी कंपनी है, सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उनके अकाउंटेंट आपको फोन करते हैं किसी रेफरेंस से कि यार हमारा रिटर्न फाइल करना है, तो सर आपने उससे क्या चीजें मांगनी है, उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड में से कौन सी चीजें लेनी है और आपने उनका रिटर्न फाइल करना, राइट? लेकिन सर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड, वो उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, उनको रीड कैसे करना है, मेरे लिए क्या चीजें उसमें जरूरी है। आप में से अक्सर लोगों ने देखा होगा कि गूगल पे हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनी के अकाउंट्स दिए हुए होते हैं। सर वो PDF की फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसमें तो 250 पेजेस आते हैं, 150 पेजेस आते हैं, तो सर वो 150 पेजेस हम पढ़ेंगे नहीं सर, आपके काम की चीजें उसमें तकरीबन जो है वो 40-50 पेज होंगे, इंक्लूडिंग नोट्स टू द अकाउंट्स, के आपने उसमें से कौन सी चीजें जो है वो कैप्चर करनी, कौन सी चीजें आप लोगों ने कैटर करनी है, राइट? तो ये थोड़ी सी चीजें जो है वो हम अकाउंटिंग की क्लास में लेंगे, और ये एक ही सिंगल क्लास होगी इंशाल्लाह ताला, और उसके अंदर जो है हम इन तमाम चीजों को देखेंगे। सर उसके बाद हमारे पास जो सेकंड मॉड्यूल है वो है इनकम टैक्स का। सर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे रिपीट नहीं करना चाहिए लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सर ये 4 महीने के बाद आप मुझसे ये कहें कि सर एडवांस टैक्स का एक लेटर आया हुआ या एडवांस टैक्स का एक ऑटोमेटिक इंटीमेशन आती है IRS के अंदर, सर मैं उसका रिप्लाई बना लूँ। आंसर इज नो। सर मैं आपको ये बता दूंगा कि 147 होता क्या है, 147 की टाइमलाइंस क्या है, सर 147 किन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, 147 के लिए कौन सी इनकम को मैंने हटा देना है, सर वो तमाम चीजें मैंने देखनी है, लेकिन मैं उनको डिटेल में कवर नहीं करवाऊँ। अगेन सर क्यों? क्योंकि सर ये जो हमारा कोर्स है ये बेसिक लेवल का है, इसमें हम बेसिक लेवल की चीजें पढ़ेंगे, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को करेंगे। सर बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो हमें आते हैं सर, आपको आते होंगे, शायद आपने इतनी डिटेल में कभी नहीं देखा होगा, 1-2 क्लासेस के बाद आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा ये चीज कि यार हमने मजीद इसको लेना है या नहीं लेना, या हमने नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल है एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन का, जहां पर हम एडवांस लेवल की चीजें जो है वो फोकस करते हैं कि एडवांस लेवल की चीजें क्या जो है वो हमने कवर करनी, एडवांस लेवल की चीजें हमने जो है वो कवर करनी है। सर वो जो एडवांस लेवल का हमारा कोर्स है जिसका नाम है एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन, उसमें आप क्या करवाते हैं? सर ये जो लेफ्ट साइड पे सीरियल नंबर 5 के नीचे चीजें दी हुई है ना सर, ये सारी चीजें हम वहां करवाते हैं। तो सर हमें आप क्या करवाएंगे? सर मैं आपको जो सीरियल नंबर 3 के अंडर में चीजें आ रही है ना, 5 हेड्स ऑफ इनकम है, सैलरी, बिजनेस, प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, जी भाई, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और FTR, सर मैं इसके ऊपर आपसे डिस्कशन करूंगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज एंड FTR, सर मैं इसके ऊपर आपसे डिस्कशन करूंगा, हर हेड हम पढ़ेंगे। हेड पढ़ने के बाद इसका हैंडआउट भी हमारे पास जो है वो रोटेट होगा। हैंडआउट के अंदर सर हम बाकायदा प्रैक्टिकल एक सिनेरियो कवर करेंगे कि सैलरी के अंदर जितने सिनेरियोज बन सकते हैं वो तमाम की तमाम चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे।
सर एक सैंपल के तौर पे हमें बता सकते हैं कि जो आप बार बार कह रहे हैं हैंड आउट देंगे, वो थोड़ा एक सैंपल के तौर पे हमें बताएं। सर ये एक क्वेश्चन है जिसमें बीना नाम की खातून है, लॉयर है, अपनी लॉ फर्म चलाती हैं सर, उनकी एक इनकम फ्रॉम बिजनेस की चीजें दी हुई, ये क्वेश्चन है सर अभी, राइट। फिर ये नोट्स टू द इनकम स्टेटमेंट, सर ये कैसे निकले, कहाँ से आए, सर ये तमाम चीजें देखते हैं। अभी जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि मैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड को जो है वो पढ़कर, या अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मैंने चीजें कैसे कैप्चर करनी है, एक्सट्रैक्ट करनी है, सर वो तमाम चीजें यहाँ दी हुई हैं। आखिर में मुझसे कहा जाता है कि आपने इसकी टैक्सेबल, लास्ट वन नजर आ रहा है सर, compute the taxable income, tax liability and tax payable by Bina for the tax year 2008. Provide appropriate comments on the items appearing in the notes which are not considered by you in your computation. सर वैसी लफाजी लिखी हुई है, लेकिन सर इसकी एक शक्ल दिखाएं कि आपने क्या सॉल्यूशन इस पे दिया था। सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, देन नीचे टैक्स लायबिलिटी, राइट। सर इस तरीके के सॉल्यूशंस जो है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। सर ये क्या हमारा कोई टेस्ट होगा, हम कोई पेपर में अपेयर होंगे? नो सर, आपको सिर्फ एक बताना है, 360 डिग्री व्यू देना है कि आपके पास कोई शख्स आता है और वो अपने मामलात आपसे डिस्कस करता है, तो आपने उससे क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, और जब वो इन्फॉर्मेशन दे देगा तो उस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए आपने कंप्यूटेशन कैसे करनी है, टैक्स को कैसे बताना है कि यार इसका टैक्स इतना अमाउंट बन रहा है, विद होल्डिंग इसको जो हिट लगी है वो विद होल्डिंग कैसे हमने इनकॉर्पोरेट करनी है अपनी वर्किंग के अंदर, और वो चीज आईआरएस पे कैसे चढ़ा। सर आईआरएस कहने को एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो काम कैसे कर रहा है सर, वो इन ऑर्डिनेंस की बुनियाद पे कर रहा है। इस ऑर्डिनेंस के जो सेक्शंस हैं वो आईआरएस के पीछे बिल्ट इन हुए हैं। सर आईआरएस को कैसे पता कि मेरी 6 लाख की सैलरी, तो उस पर वो टैक्स नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं 10 लाख की सैलरी डालता हूँ तो वो टैक्स कैलकुलेट करता है। सर उसके बैक एंड पे ये तमाम चीजें बिल्ट इन हुई हुई हैं, उनके डेवलपर्स ने डाली हुई हैं, लेकिन सर वो लिखी भी कहाँ है, उनको कैसे पता? सर वो सारी चीजें हम क्लास में देखते हैं कि ऑर्डिनेंस में कहाँ लिखी हुई है, ऑर्डिनेंस से हमने कैसे उन चीजों को रेफर किया। ठीक हो गया सर, ये इनकम टैक्स के अंदर हम ये तमाम चीजें पढ़ेंगे। अच्छा सर, ये जो सीरियल नंबर 5 के ऊपर अगर सर मुझे कोई क्वेश्चन हुआ तो आप जवाब देंगे? बिल्कुल जवाब दूंगा, व्हाट्सएप पे पूछ लें। अगर किसी की कोई स्पेसिफिकली क्यूरी है कि सर 111 का नोटिस मुझे आया नहीं और 122 के ऊपर जो है वो मुझे डायरेक्ट हिट करते जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो रिसेंट रूलिंग है उसके अंदर तो उसे सेपरेट नोटिस देना चाहिए, तो सर उसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन क्लास के दौरान नहीं। ये स्पेसिफिकली ये तमाम चीजें कवर नहीं होंगी, मैं बड़ा क्लियरली आपको कह रहा हूं कि ये वाली चीजें नहीं है। ऐसा ना हो दूसरे महीने में जाके आप लोग शोर मचाना शुरू कर देंगे, सर आप जो है ना वो टर्नओवर टैक्स के ऊपर 2 क्लासेस लें। हाँ ये हो सकता है कि अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब मैं 2-3 क्लासेस लूंगा तो मुझे आइडिया हो जाए कि यार आप लोगों का नॉलेज लेवल ऑलरेडी कितना है। अगर उसमें मुझे फील आता है कि नहीं यार टर्नओवर टैक्स के ऊपर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो हम एक आध क्लास अटेंड कर लेंगे, कोई मसला ही नहीं। सर अगर उसके ऊपर हमें विदहोल्डिंग टैक्स के हवाले से, टैक्स क्रेडिट के हवाले से, एग्जाम्पशन के हवाले से या असेसमेंट के हवाले से आप लोगों की तरफ से रिक्वायरमेंट आती है, बहुत सारे स्टूडेंट जमा हो जाते हैं कि सर हमें नॉलेज है, आप उस पर 1-2 लेक्चर्स रख लें, तो सर वो हम स्पेसिफिकली उन 4 महीनों के अलावा भी, ये मेरी कमिटमेंट है आपसे, शायद रिकॉर्ड भी हो रही होगी चीज, आपके साथ हम वो 1-2 सेशन जरूर कंडक्ट करेंगे ताकि आपके साथ थोड़ी सी नॉलेज शेयरिंग हमारी हो सके। ठीक, अगेन सर ये सारी जितनी चीजें लिखी हुई हैं उनके ऊपर हम बात कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट लेवल, डिपेंडिंग ऑन योर रिसर्च लेवल, लेकिन ये ज्यादातर चीजें हमारी कहाँ कवर होती हैं? एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन में। सर एक बंदा है, उसने प्री मेडिकल में जो है वो सेकेंड ईयर किया है, अब उसने बीकॉम करने के बाद वो किसी कंपनी में अकाउंटेंट के तौर पे जॉब कर रहा है, वो उसे विथहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करता है, वो उसे पीएसआईडी बनाता है, और उसके बाद जो चीज होती है कंपनी का वकील उन्हें फोन करता है, वो चीजें दे देता है। सर हाउ इज इट पॉसिबल कि वो अपील फाइल करना सीखेगा? सर हाउ इज इट पॉसिबल कि वो अपील के ग्राउंड्स बनाना जो है वो सीखेगा, अपील्स के जो है वो ग्राउंड बनाना सीखेगा? सर ये सारी चीजें उन लोगों के लिए नहीं है। सर एक बंदा है, उसे पता ही नहीं है कि इनकम फ्रॉम सैलरी के केस में जो रेट्स लगते हैं वो ऑर्डिनेंस में कहाँ मेंशन है, तो मैं उसको कैसे मैं यहाँ पर ले आऊं?
पॉसिबल ही नहीं है ना। तो पहले मुझे उसकी वो नॉलेज लेवल बढ़ानी पड़ेगी, वो बेस लेवल बनाना पड़ेगा, देन हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं। हाँ स्पेसिफिक तो क्यूरी है तो वो हम जो है उसके ऊपर देख सकते हैं। सर अगेन जो बातें और जो चीजें मैंने कहीं इनकम टैक्स में, सेल्स टैक्स में भी ऐसा ही है सर। पूरा सेल्स टैक्स का एक ओवरव्यू आपको दिया जाएगा कि सेल्स टैक्स के अंदर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, आपका आउटपुट टैक्स क्या चीज है, इनपुट टैक्स क्या चीज है, वैल्यू ऑफ सप्लाई मेरी क्या चीज, मुझे कौन सा इनपुट टैक्स मना है, वो लिखा हुआ कहाँ है। सर आईआरएस जो है ना वो सामने वाला रिटर्न फाइल नहीं करता, तो आईआरएस मुझे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उसका जो है ना प्रोविजनल डिसअलाउ कर देता है। सर ये चीजें लिखी हुई कहाँ है? सर ये सारी चीजें हम वहां पर पढ़ेंगे, वो तमाम चीजें हम देखेंगे। सर आईआरएस के ऊपर क्या रिटर्न फाइल करेंगे? सर एनेक्जर सी आपके साथ एक डेटा शेयर किया जाएगा, डमी डेटा। आईआरएस का पोर्टल आपके पास अवेलेबल है सर, उस पोर्टल के ऊपर आप जाकर एनेक्जर सी अपलोड करेंगे। सर एनेक्जर ए के अंदर आपके पास चीजें आएंगी, यहाँ पर हमारे सॉफ्टवेयर ने बनाई हुई है, वो आपके पास नेट ऑफ होगा। लायबिलिटी कैसे बनेगी, उसका चालान महीने का कैसे बनेगा, सर उसका चालान बनेगा या नहीं बनेगा। सर रिफंड के मामलात होंगे, रिफंड के मामलात मतलब कि वो कैसे क्रिएट होगा और उस पर रिटर्न कैसे फाइल होगा, वो रिफंड लेते कैसे हैं वो नहीं, वो एक अलग क्लास हो जाएगी पूरी उसमें। सर अगेन इनपुट टैक्स के हवाले से कि फेडरल में कौन सी चीजें अलाउ हैं, प्रोविंशियल में कौन सी चीजें अलाउ हैं, इनका पूरा जो है वो हमारे पास एक ओवरव्यू होगा। लेकिन सर अगेन इसका अगर सेल्स टैक्स का किसी को शो कॉज का नोटिस आया हुआ है, एसआरबी के अंदर जो है वो कोई उन्होंने असेसमेंट का आपको नोटिस भेजा हुआ है, सर वो चीजें यहाँ कवर नहीं है। आपको सिंपल जो है वो एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर हम देखते हैं। सर अगेन यही जो एडवांस टैक्सेशन और लिटिगेशन कोर्स का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, बार बार घूम के आ रहा हूँ, उसकी वजह यही है कि ओरिएंटेशन सेशन में बड़ा स्पेसिफिकली हम ये बता रहे हैं कि आपका ये कोर्स बेसिक लेवल इनकम टैक्स में जिस तरीके से बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको दी जाएगी, बेसिक लेवल की बातें की जाएंगी, सेल्स टैक्स में भी ऐसा ही है। सेल्स टैक्स में अगर एडवांस लेवल की चीजें हैं तो वो भी वहां हमारे पास एडवांस टैक्सेशन और लिटिगेशन के कोर्स में कवर। सर ये जरा रिक्वायरमेंट पढ़े देखें जरा, 7 से लेके 15 तक। अब देखें सर इसमें ऑडिट एंड असेसमेंट, आप लोगों में से जो लोग प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने हाथ खड़ा किया था, वो समझ सकते हैं कि ऑडिट एंड असेसमेंट सेल्स टैक्स के अंदर कितना एक वास्ट जो है ना वो चैप्टर है। आप उसको पढ़ाने बैठे तो शायद आपकी 2 महीने की क्लासेस ही इसमें निकल, आप अपील प्रोसीजर के ऊपर बात करें तो आप कम से कम 6-7 क्लासेस तो आपकी इसी में निकल जाएंगी। तो सर ये 4 महीने का कोर्स नहीं बनेगा, फिर ये 10 महीने का हमारा कोर्स हो जाएगा अगर हम ये सारी चीजें जो है उसके अंदर हम कवर करें। और सर ये बताने की वजह क्या है, आपकी ओरिएंटेशन सेशन में ये बार बार बता रहे हैं सर, इसलिए कि मुझे पता है मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, जब मैं किसी चीज को देखता हूँ सोशल मीडिया पे तो मैं जाकर उसकी चीजें वहां खंगालता हूँ, फिर जाके फिजिकली देखता हूँ कि यार ये जो वहां दिखा रहा है और जो बोल रहा है दोनों में फर्क क्या है। इसीलिए मैं आपको ये खुलकर बता रहा हूँ कि ये हमारा बेसिक लेवल का कोर्स है, एडवांस लेवल की चीजें हम इसमें कवर नहीं करेंगे। हाँ स्पेसिफिकली कोई क्यूरी आ जाती है, कोई बंच ऑफ स्टूडेंट्स आप एक साथ ग्रुप बना लेते हैं तो उसको हम कैटर कर लेंगे। तो सर कॉर्पोरेट लॉ के अंदर वैसे तो ये आपके अलग से एक इंस्ट्रक्टर होंगे, वो आपको इस पे गाइड करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमारे पास जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो गया, सिंगल मेंबर कंपनी कैसे बनती है, या पार्टनरशिप के अंदर मुझे पार्टनरशिप रजिस्ट्रार के पास जो है वो रजिस्टर करवानी है, सर उसके पार्टनरशिप जीट का टेम्पलेट दे देंगे, आप उसका कोई सैंपल दे देंगे, बिल्कुल मिल जाएगा सर आपको। सर ये कब करवानी पड़ती है, उसका कोई फॉर्मेट, सर उसका कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सर कहाँ पर करवानी पड़ती है, पार्टनरशिप में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, सर ये चीजें कहाँ से मिलेंगी, तमाम सर इन चीजों के ऊपर आप जो है वो देखेंगे। सर गोइंग फॉरवर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, सर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आप क्या हमें बताएंगे? हमें तो पता है कि वहां जाते हैं, बैंक का चालान भरते हैं, वो फॉर्म देते हैं, 2 एंडोर्समेंट करवाते हैं, साइन करवा के जमा करवा देते हैं। सर इसके ऊपर एक थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग लेवल उन लोगों के लिए जिन्होंने आज तक ये काम नहीं किया या अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं, उनको एक ओवरव्यू दिया जाता है कि रजिस्ट्रेशन क्यों करवाई जाती है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसका प्रोसेस क्या है। इस्लामाबाद से आपने करवाना है तो वहां पे क्या प्रोसेस फॉलो होता है, लाहौर में अगर आपने करवाना है तो वहां उसका क्या प्रोसेस फॉलो होता है। द सेम गोज विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ट्रेडमार्क। सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ट्रेडमार्क के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवानी क्यों जरूरी है, कैसे करवाई जाती है, क्या टाइमलाइंस हैं,
अगर कोई ऑब्जेक्शन आ जाएगा तो उसको रिजॉल्व कैसे करवाना है सर, वो तमाम चीजें हमारे कॉर्पोरेट कंसल्टेंट आपको इस हवाले से बताएंगे। अच्छा, वैसे तो क्वेश्चन आंसर का सेशन मैं आपसे अलग से रखूंगा, क्लास के आखिर में दोबारा लूंगा आपके क्वेश्चंस वगैरह, लेकिन यहाँ तक मैंने जितनी बातें की हैं, जितनी चीजें आपसे डिस्कस की हैं, कोर्स आउटलाइन के हवाले से, इंस्टीट्यूट के हवाले से, कोर्स की जो है वो फॉर्मेशन के हवाले से, कोर्स की आउटलाइन के हवाले से, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं 5-10 मिनट देता हूँ, आप लोग पूछें, फिर मैं आपसे एक थोड़ा सा लेक्चर का ओवरव्यू लेते हैं, मजीद चीजों को देखते हैं। सर एफबीआर में से असिस्टेंट कमिश्नर को एक यूनिट दिया जाता है, तो वहाँ इनकम टैक्स और सेल टैक्स में स्पेसिफिक जो ऑडिट किया जाता है, तो वो इस कोर्स में इंक्लूड है या वो एडवांस में include है? और देखें, वो तो एफबीआर का काम है ना, कि एफबीआर के चीफ कमिश्नर ने कहा कि ये असिस्टेंट कमिश्नर है, आपने यूनिट 3 देखना है, आपने यूनिट 2 देखना है, आपने यूनिट 4 देखना है, डन हो गया। सर ये जो यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 2 को देख रहे हैं, ये उसमें क्या देख रहे हैं? अगर तो वो सिंपल लेटर बनाकर कहते हैं कि आपने 3 महीने का सेल्स टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं किया, आपने 3 महीने का सेल्स टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं किया और लेट फाइल किया है, ये टाइमलाइंस थी, आपने इस टाइम पे सबमिट किया है, अब आपके ऊपर पेनल्टी इतना लग रहा है, डिफॉल्ट सरचार्ज इतना लग रहा है, तो ये तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मैं इस कोर्स के अंदर आपको टाइमलाइंस वगैरह बताऊंगा कि पेनल्टी कितनी लगती है, डिफॉल्ट सरचार्ज कब लगता है और टाइमलाइंस क्या है। लेकिन अगर यूनिट 3, यूनिट 2, यूनिट 1 को जो लोग देख रहे हैं वो उनकी असेसमेंट खोल के बैठ जाते हैं, सर असेसमेंट इनकम टैक्स के अंदर 122(9) का शो कॉज देते हैं, सर ये असिस्टेंट कमिश्नर नहीं है, ये एक सिंपली इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर है, सर शो कॉज दे सकते हैं? नहीं सर, एडिशनल कमिश्नर जो है 122(5)(a) का जो है वो आपको नोटिस दे सकता है, लेकिन सर ये इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर है, ये चीजें राइट। तो सर ये तमाम चीजें आप यहाँ कवर नहीं करेंगे, ये कहाँ कवर करेंगे? एडवांस टैक्सेशन और लिटिगेशन में कवर। लेकिन जो मैंने पहले एग्जांपल दिया, अगर उस तरह के सिनेरियोज हैं तो वो कवर हो। जी, एनीवन एल्स? बात की जा रही है तो कितना ड्यूरेशन आफ्टर दिस? अभी हमारे पास जो बैच चल रहा है एडवांस टैक्सेशन लिटिगेशन का, उसमें अराउंड हमारे पास 60 लोग इनरोल हैं, उसमें हमने 60 घंटों का ये आवर्स का रखा हुआ है कोर्स, लेकिन 2 बैच हमारे साथ खत्म हो चुके हैं और तीसरा बैच चल रहा है। 60 घंटे हमने रखे थे, लेकिन अल्टीमेटली वो हुआ ये कि पहला वाला बैच भी, दूसरा बैच भी हमारा 90 घंटे में गया। जाहिर सी बात है, वो सारे टेक्निकल लेवल के लोग आए हुए हैं, वो लोग जिनके 2-2 साल का एक्सपीरियंस है, वो सब चीजें, तो वो भी इतनी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हो जाती हैं कि वो 60 की बजाय हमारे 30-30 घंटे बढ़ जाते हैं, 90-90 घंटों का जो है ना वो कोर्स हो जाता है। वरना हमारे जो ब्रोशर्स हैं, जो सोशल मीडिया पे हमारी पोस्टें लगी हुई हैं, उसमें हमने 60 घंटे लिखा हुआ है, लेकिन वो होता नहीं है 60 घंटे में, ज्यादा ही ज्यादा। 60 घंटे का मतलब कि 2 महीने बनते हैं आपके, बाजू का 2 महीने में कवर करवाते हैं, बाजू का 1.5 महीने, लेकिन वो एक्सटेंड हो जाता है। सर इस कोर्स करने से हम प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं? आप प्रैक्टिकली रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आज आपका जो नॉलेज लेवल है, अगर मैं आपको कहूँ कि ये रिटर्न फाइल करना है, तो आप किस तरह से रिटर्न फाइल करेंगे? 4 महीने के बाद ही मैं आपसे ये सवाल करूं और आप मुझसे पलट के क्या सवाल जवाब करेंगे, ये आपको लेवल ऑफ डिफरेंस पता चलेगा कि यार मैं इसमें मैंने क्या नॉलेज गेन की। सर इस कोर्स में कंपनी का रिटर्न फाइलिंग है, कंपनी रिटर्न फाइलिंग है, एससीसीपी की फाइलिंग, बिल्कुल वो भी है, एससीसीपी की फाइलिंग भी, तमाम चीजें वो फाइलिंग है मौजूद। जो सेल टैक्स में अमेंडमेंट आई 350 बैलेंस शीट में मर्ज कर दी गई है, और सामने सप्लायर तो रिटर्न इनपुट नहीं करेगा, सामने वाले सही बात नहीं डाल सकते, ठीक है, कारोबार को ताला लगाना है सर। वो देखने इस तरह की जो रिसेंट अमेंडमेंट्स आती है ना, 7E की अभी हियरिंग फिक्स हुई हुई है, मेरे ख्याल में 4 या 5 मई को फिक्स हुई हुई है, ठीक है। 4C के ऊपर भी मामला चल रहा है, तो सर इसके ऊपर एक डिस्कशन में कर लेता हूँ, बाजू का जो जजमेंट्स आती है वो आपसे शेयर कर लेता हूँ। लेकिन अगेन, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्यूरी है यार, वो मैं उसमें सेल्स डिक्लेयर कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कह रहा है यार 5 टाइम्स ऑफ द कैपिटल से ज्यादा आ रही है, तो मैं उसको अलाउ नहीं करने दूंगा, कमिश्नर का अप्रूवल लेके आओ, तो सर वो प्रॉब्लम सबके साथ है। तो उसके हवाले से अगर एफपीआर को नोटिफिकेशन देता है, कोई चीजें देता है, क्योंकि उस पर तो सब बेबस है ना, पोर्टल मुझे आगे जाने ही नहीं दे रहा। हाँ, उस पर कोई डिस्कशन आपने करनी है कि सर ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उस पर हम बातचीत जरूर करें, ये कर सकते हैं। फॉर्मेट जो शो हो रहा है अभी प्रोफाइल के अंदर, बैलेंस शीट जो बैलेंस शीट क्लोज कर रहे हैं 30 जून 2023 की, वो कोड करके डाल के फिर रिटर्न सबमिट मार्च का हो जाए। लेकिन सर अगर आप अभी भी, कुछ लोगों के साथ मसला ये है कि अगर वो सेल अपनी डिक्लेयर कर रहे हैं
मोर देन 5 टाइम्स ऑफ द कैपिटल, सर वो उनको डिसअलाउ कर रहा है और फिर दोबारा पलट के यही कह रहा है कि कमिश्नर का अप्रूवल लेके आओ, कमिश्नर से अप्रूवल लेके फिर आप आए फिर करो। तो वो मसला भी चल रहा है एफबीआर के टाइम पे पेंडिंग। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमने पीआरवाई के नीचे बुलेटिन भी देखी कि वजीर आजम साहब ने कहा कि इसको मौखर कर दो, वो अभी तक मौखर भी ये पॉसिबिलिटी है सर, ऐसे इनवाइट रिक्रूट हो जाएगी फोटो। ये सब चीजें वहां देखेंगे, अभी ओरिएंटेशन सेशन में क्वेरीज पे नहीं आया, बाद में देखते हैं इसको। जी सर ड्यूरिंग द सेशन हमारे अंदर बजट का पीरियड आ जाता है, सही। जैसे जुलाई में अगर तो उसमें बहुत सी चीजें चेंज हो जाती हैं, इनकम टैक्स चेंज, तो वो भी इसमें आप सेशन में सर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। देखें, बजट तो दूर की बात है, आप यहाँ क्लास लेके निकलेंगे ना, नीचे जाएंगे लिफ्ट से उतर के ना, आप भूल जाएंगे कि सर ने 5 बातें कही थी, उनमें सिर्फ 2 बातें आपको याद होंगी, 3 बातें आप भूल जाएंगे। लेकिन सर ये एक ऐसा क्या होना चाहिए कि आज से 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आपको कोई शख्स अगर कोई चीज बोल रहा है तो आपको ये पता हो यार ये किताब में लिखी हुई कहाँ है, सेक्शन का रेफरेंस कहाँ है। बाज़ औक़ात उसमें चेंजिंग भी आ जाती है। सेक्शन के आपका 4C है, कभी वो रेट्रोस्पेक्टिव 2022 के अंदर वो जो है वो मना कर देते हैं, कभी कहते हैं नहीं उसको पे करना है, कभी कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव है, कभी कहते हैं प्रोस्पेक्टिव है। तो सर आपको पता होना चाहिए कि चीजें लिखी हुई कहाँ है, राइट। तो बजट में भी जो चीजें चेंजिंग आ रही है, बजट का जो डॉक्यूमेंट है फाइनेंस एक्ट, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। जब जब हमारे पास जून में जो बैच चल रहा होता है उस पर हम बाकायदा 1 घंटे का सेशन करते हैं, चीजें बताते हैं कि यार यहाँ यहाँ चेंजिंग आई है। जो लोग प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं, अपनी कंपनी में चीजों को देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर कोई बंदा डिस्ट्रीब्यूटर के पास अकाउंटेंट के तौर पर जॉब कर रहा है, अब उसको पता है कि यार मेरा जो है 113 का जो रेट है या 153 की जो डिडक्शन होती है मार्केट में, मैं माल सप्लाई किया हुआ है, कस्टमर मुझे पेमेंट कर रहा है तो वो टैक्स काट रहा है। पहले वो 2% काट रहा था, आज वो 4% काट रहा है। सर वो 4% कहाँ चेंज हुआ, फाइनेंस एक्ट में किस जगह पे हुआ है, किस सेक्शन में हुआ है, सेकंड शेड्यूल में कौन से पार्ट पे हुआ है, वो चीजें मैं आपसे डिस्कस करूँ। अभी रिसेंटली एफसीपी ने अपनी पूरे पोर्टल को चेंज किया है और इजी फाइल के ऊपर इजी फाइल और उसमें लाभ उसके साथ साथ अपनी फॉर्म्स भी जो है, जैसे पहले आपके जो आता था जनरल फॉर्म एंड प्रोविजन के फॉर्म 29 जैसे आपने लिखा है, फॉर्म 28 फॉर्म के लिखा है, अब वो पूरी पूरी रेगुलेशन अपडेट और चेंज हो चुकी है कंपनी रेगुलेशन 2024 के तहत से आया है। उसका कंपैरिजन भी उन्होंने दिया है काफी के फॉर्म ए की जगह क्या नए फॉर्म्स आ गए। सही। तो क्या इस तरीके की जो टाइमली अमेंडमेंट्स हो रही है खासतौर पर एससीपी, क्योंकि ये जनरली जो टैक्सेशन तो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, मगर जैसे लिमिटेड कंपनीज है जिनका ताल्लुक केसेक्स से भी होता है इस तमाम मामलों में जो बड़े क्रूशियल टाइमलाइन को मेंटेन कर रहे होते हैं, तो क्या इसको भी पूरा साथ में पढ़ाया जाएगा और साथ में जो इसके अंदर एससीपी की तरफ से जो खासतौर एससीएल आ जाते हैं, शुक्र आ जाते हैं या कोई ऑब्जेक्शन आ जाती है, फिर स्पेशल प्रोविजन से डायरेक्ट इलेक्शन थर्ड ईयर होता है, तो इस तरह की चीजें इंकॉर्पोरेट की गई। सर देखें, अभी मैंने जब आपसे ये ओरिएंटेशन की स्लाइड्स मैं बात कर रहा था, मैंने कहा इनकम टैक्स कम से कम 1.5-2 महीने चलेगा, सेल्स टैक्स हमारे पास 8-10 महीने 8-10 क्लासेस चलेंगी, राइट। सर उसके बाद जो हमारे पास टाइम बच जाता है उसमें हम कॉर्पोरेट की चीजें देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट के इनकम टैक्स में कह तो रहा हूँ कि 1.5 महीने, बाद होगा वो 2-2.5 महीने में ले जाता हूँ। सेल्स टैक्स भी 8 क्लासेस कह रहा हूँ, कभी कभार वो 12-13 क्लासेस बन जाती है। तो सर सेम इज द केस विद कॉर्पोरेट पोर्शन भी, वहां पर भी बेसिक लेवल की आपको चीजें बताई जाती हैं, लेकिन अगेन क्लास का इंटरेस्ट लेवल देखते हुए, क्लास का जो है वो बैकग्राउंड देखते हुए, अगर तो वो कहते हैं कि नहीं यार अब हमें ये चीजें भी कवर करवाएं, तो वो भी आपको कवर करवा दी जाएंगी। अगेन जो अमेंडमेंट्स आती हैं, जो नोटिफिकेशन आते हैं, सर वो व्हाट्सएप ग्रुप जब आप लोग हमसे ज्वाइन करेंगे हमारे साथ, तो वहां पर वो टाइमली चीजें दी जाती है। और कॉमन चीज है, आप में से जो लोग प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं, इतने सोशल मीडिया पे ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं, चीजें अवेलेबल होती हैं, 2 मिनट में सर्कुलेट हो जाती है, कोई इशू नहीं। असल चीज है उसके ऊपर डिस्कशन करना, उसमें से अपने काम का कंक्लूजन निकालना जो कि हम आगे पुट अप कर सके, उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है और होती है हमारी। जी सर। सर मैं जैसे एनपीआर में जॉब कर रहा हूँ एज अ सीनियर, मैं पोस्टेड हूँ असिस्टेंट कमिश्नर के पास। सर यूनिट के अंदर जो बेसिक लेवल पर मतलब जो टैक्स पे छूट किए जा रहे हैं और बाकी जो इनकम टैक्स और टैक्स के मामला हैं, वो कोर्स में सर तकरीबन कवर हो जाएंगे टैक्स, मतलब जो टैक्स शुरू करते हैं जो नोटिस वगैरह। टिल डेट आज तक की तारीख में पिछले 3 सालों के दौरान जो मेरे पास जो बैचेस मैंने कवर की, वैसे तो हमारे मुख्तलिफ बैचेस चलते हैं, मुख्तलिफ इंस्ट्रक्टर चलाते हैं, मेरे बैचेस में टिल डेट आज तक मैं तकरीबन 7 से 8 एफबीआर इंस्पेक्टर्स को और 2 जो है वो आपके ऑडिटर्स को जानता हूं जिन्होंने मुझसे ये सीटीए का कोर्स लिया है। सर क्यों? क्योंकि सर वो एफबीआर के इंस्पेक्टर का जो इंटरव्यू होता है, एग्जाम देकर आते हैं, उसमें उतनी नॉलेज नहीं होती है। सर वो नॉलेज गेन करने के लिए, बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ये सीटीए का कोर्स लेते हैं। सर आपको असिस्टेंट कमिश्नर रूम में बुलाकर कहता है कि यार इसका 122 का जो है ना वो ऑर्डर कर दो, या 122 के अंदर इसकी असेसमेंट जो है ना शुरू कर दो,
आप क्या करेंगे सर, आप जाके पिछली कोई फाइल खोलेंगे, उसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि यार ये वाली चीज इसके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है। मिसाल के तौर पे एसीटी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, आप किसी इंडिविजुअल का जो है ना वो रिटर्न देख रहे हैं, आप उसको भी साथ में एसीटी के प्रोविजंस लगा रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो सर ये एफबीआर के जो इंस्पेक्टर्स हैं, आपके लेवल के जो लोग हैं हमारे साथ इंगेज हैं, मेरे पास अभी तक कुल मिला के 8-10 लोग अब तक जा चुके हैं, बाकी भी हमारे सेशंस में एफबीआर के लोग इंगेज होते हैं हमारे साथ। और इवन के हमारे पास लाहौर कैंपस में आई थिंक 2 DCIR लेवल, जो कि DR लेवल के तौर पे एपिलेट फॉरम्स पे अपेयर होते हैं, वो भी हमारे इंस्टीट्यूट के इंस्ट्रक्टर हैं, क्लासेस कंडक्ट करते हैं। आई थिंक एक लाहौर में और एक इस्लामाबाद में, या दोनों लाहौर में, ऐसा कुछ है। जी सर, इनकम टैक्स विद होल्डिंग के ऊपर एक क्लास होगी, सेल्स टैक्स विद होल्डिंग फेडरल की और चारों प्रोविंशियल की, फेडरल की और चारों प्रोविंशियल की, इनकी मिला के 2 या 3 क्लासेस बनती हैं। थोड़ा सा मैं आपको स्लाइड भी शेयर करता हूँ आपसे। ये इसलिए अवेलेबल है कि सर डाउनलोड के फोल्डर में रखी हुई चीजें, तो आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि मैं कहाँ कहाँ जो है वो चीजें पढ़ाता है। सिंध सेल्स एक्स, पंजाब सेल्स एक्स, बलूचिस्तान सेल्स एक्स, खैबर पख्तूनख्वा, राइट। जी, फर्दर किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है। आप ये भी इस्तेमाल करें जो हम रजिस्टर हैं, जो सेल्टेक्स में फाइल करना चाह रहे हैं, मान लीजिए पेमेंट हम अपने अकाउंट से कर रहे हैं, उनके भी रेट लगते हैं रजिस्टर के, तो आप सेल्टेक्स डिक्लेयर करेंगे। बिल्कुल। देखें, जब मैं आपको रिटर्न फाइलिंग करना सिखाऊंगा ना, तो उसमें मैं आपको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बता दूं। अब मार्केट में उससे डेविएशन में क्या चल रहा है या मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। जब आपको पता चलेगा कि यार एक SOP है क्या इस पर्टिकुलर टास्क की, तो आप ऑलरेडी जो उससे हट के प्रैक्टिसेस हो रही है वो आपको समझ में आ जाएंगी। मिसाल के तौर पर मार्केट में तो फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस भी चल रही है, 2% के ऊपर इनवॉइसेस परचेज कर लो सेल्स एक्स की। वैसे क्या नहीं चाहिए बातें क्लास में, तो नहीं बंद नहीं हुई, कभी नहीं होंगी सर, वो भी क्लासेस में चल रही है। तो वो भी उन चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। जब NHRC फाइल करते हैं तो वहां पे ये लोग जुगाड़ क्या कर रहे होते हैं, मैं कह रहा था ना 500-500 के जो रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, वो क्या हरकतें करते हैं, वो फिर हम जब देखते हैं चीजों को, तो वहां फिर मैं आपको हाईलाइट करवाऊंगा। जी किसी को क्वेश्चन है? थोड़ा सा आपको एक छोटा सा लेक्चर दूंगा, डेमो दूंगा, ताकि आपकी वो जो थर्स्ट लेवल है ना वो पूरा हो जाए कि यार ये बंदा पढ़ाएगा क्या, कैसे पढ़ाएगा, क्या चीजें करवाएगा। तो उस हवाले से थोड़ा सा एक लेक्चर देखते हैं इनकम टैक्स का। सबसे पहले तो सर ये पढ़ लें। सर क्यों? ये इसने कई साल पहले कहा था, जब मैं और आप पैदा भी नहीं हुए थे शायद। सर आज की तारीख में भी ऐसा ही है। सोशल मीडिया पे लोग FBR को बहुत अच्छे लफ्जों में याद करते हैं, गवर्नमेंट को अच्छे लफ्जों में याद करते हैं। अच्छा, ये भी एक हकीकत है, बड़ा मेरा मतलब वो फर्स्ट हैंड जो है ना वो एक्सपीरियंस है। टैक्स की प्रैक्टिस करने वाले को और टैक्स समझने वाले को हमारा मुआशरा भी अच्छा नहीं समझता। ये एक हकीकत है, कोई इससे इनकार करे या ना करे। सर इनकम टैक्स का प्रोविजन आपका ये कहता है ना कि यार इतना पेचीदा निज़ाम है, गवर्नमेंट को आसान करना चाहिए, सहल करना चाहिए। सर पूरे एशिया के अंदर और पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम में अराउंड 70 to 75% मुमासलत है। 20 to 25% का चेंज आपको मिलेगा, रेट्स का मिलेगा, टाइमलाइंस का मिलेगा। थोड़ा सा उनके यहाँ फैसिलिटेशन ज्यादा है, डिजिटलाइजेशन उनके वहाँ ज्यादा है, तो जिसकी वजह से लोगों के ऊपर इतना बर्डन नहीं। राइट सर, आपने ये स्लाइड शेयर की और आप पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। नहीं सर, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इनकम टैक्स बाज़ औक़ात पढ़ते पढ़ते आपको ये भी लगता है कि यार इतना कॉम्प्लेक्स मैटर, इसके हम ऊपर कैसे जाए। 4C की अभी कोई साहब बात कर रहे थे। सर 4C के ऊपर पूरे पाकिस्तान की अदालतों ने अपने फैसले दिए हैं। अपनी तो छोड़ें, आप मुझसे भी पूछेंगे पेशावर हाईकोर्ट ने क्या कहा है तो मुझे याद नहीं होगा, बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने क्या कहा मुझे याद नहीं होगा। सर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा याद नहीं है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया, सिंगल बेंच ने उसका रिव्यू फाइल हुआ, दूसरे जो बेंच बना उसने उसको डिसअलाउ कर दिया, कहा कि दोबारा फैसला करो। उसने दोबारा फैसला किया, अपने पहले वाले फैसले को उसने वैलिड करार दिया कि मेरा पहला वाला फैसला ही सही था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लोग चले गए, सुप्रीम कोर्ट में वो चीज़ पेंडिंग है, हर 15 दिन के बाद चीज़ें आ जाती। तो सर ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं, आपके लेवल पे नहीं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे लेवल पे भी कॉम्प्लेक्स है। इवन कि आप टैक्स के मशहूर नामी ग्रामी लोगों को भी उठाएंगे ना, तो उन लोगों को भी किताब खोलने की जरूरत पड़ती है।
ऐसा नहीं है कि 4 महीने का कोर्स किया, जवाब नहीं आ रहा तो यार पता नहीं क्या फीस लेके बैठ गए थे, उन्होंने तो पढ़ाई ही नहीं। ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको रिसर्च लेवल होना चाहिए, इंटरेस्ट लेवल होना चाहिए कि कितना आपके अंदर थर्स्ट लेवल है और आपने चीजों को कितना जो है वो कैटर कर दिया। अच्छा सर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं टैक्स के हवाले से। सर, पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद के अंदर हम लोग रह रहे हैं, और यहाँ पर जब भी टैक्स की बात आती है तो दो बातें होती हैं, इनकम टैक्स की और सेल्स टैक्स। सर, इनकम टैक्स तो साल के आखिर में हम एक रिटर्न फाइल करते हैं, हमें तो इतना ही पता है, आईआरएस के ऊपर जाके रिटर्न फाइल कर देते हैं। सेल्स टैक्स से सर 12 रिटर्न फाइल होते हैं, और जो है वो भी एफबीआर वाले हैं तो एफबीआर के पास होगा, अगर प्रोविंशियल वाले हैं तो वो फिर चारों प्रोविंशियल अथॉरिटीज के पास उनके पोर्टल के ऊपर सबमिट होंगी। सर, हमने न्यूज में सुना है कि अभी ये कंबाइन कर दिया है इन्होंने। जी हाँ सर, कंबाइन किया है, लेकिन सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए किया है। बाकी सेक्टर्स, बाकी पूरी दुनिया जहाँ के जितने भी लोग हैं उनके लिए अभी ये कंबाइन नहीं हुआ है। वो पांचों के पांचों पोर्टल्स यूज कर रहे हैं, एसआरबी, पीआरए, केपीआरए, बीआरए, वो तमाम यूज कर रहे हैं। सर, ये है क्या? सर, इनकम टैक्स ये है कि मेरे ऊपर बर्डन है, मैंने पेमेंट करनी है बीइंग एन इंडिविजुअल, यानी डायरेक्ट टैक्स है मेरा। सेल्स टैक्स क्या है? सर, मैं एक कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैंने उसके ऊपर जो है वो टैक्स पे करना है, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ऊपर, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के ऊपर, यानी कि वो इनडायरेक्ट है और मैं उसको अपनी कॉस्ट में बिल्ट इन करके सामने वाले के ऊपर फेंक दूंगा, राइट? तो सर, मैं इसको क्या कहूंगा कि ये मेरा क्या चीज है? इनडायरेक्ट टैक्स। सर, एक डायरेक्ट टैक्स की क्या यही मिसाल आपके पास मिली हुई इनकम टैक्स? सर, और भी मिसाल हो सकती है। सर, प्रॉपर्टी टैक्स भी आपका डायरेक्ट टैक्स में आएगा। सर, इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम्स आ जाता है, सर आपके पास एक्साइज आ जाएगा। सर, ये तमाम चीजें क्या कहलाती हैं? इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि जिसका बर्डन मैं आगे वाले को ट्रांसफर कर दूं, शिफ्ट कर दूं, वो मेरा क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स। और जिसकी हिट मुझे पड़ रही है, मेरे ऊपर उसका बर्डन आ रहा है, मेरी जेब पे बोझ पड़ रहा है, वो मेरा क्या कहलाएगा? डायरेक्ट टैक्स। सर, आप इंस्टीट्यूट में आए, इंस्टीट्यूट में पहले एक बंदा आया, उसने आपको 3-4 स्लाइड बताई, फिर मैं आया हूँ, मैं इतनी देर से जो है ना वो चीजें बेच रहा हूँ। अच्छा सर, उसके बाद होता क्या है कि आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं सर? सर, हमने बाकायदा एक तरीकाकार बनाया हुआ है ना। बच्चे आएंगे, यहाँ बैठेंगे, बच्चों को पहले क्या बताना है, बच्चों के सवालों के जवाब देने हैं, बच्चों ने क्यों ये सवाल पूछने हैं, ये कोर्स बनाने का मकसद क्या है, सब चीजें। सर, अगर हम ऐसे ही सुबह उठें और ये सारा काम शुरू कर दें तो क्या नज्म ज़ब्त रहेगा? नहीं रहेगा। सर, इनकम टैक्स हो, सेल्स टैक्स हो, लॉ कोई भी हो, वो बाकायदा उसकी बाउंड्री बताई जाती है कि ये आपकी बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर आपने खेलना है। सर, वो जो बाउंड्री होती है उस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? सर, वो हमारे पास लॉज होते हैं, स्पेसिफिक लॉज होते हैं, जिसके अंदर वो चीजें हम कैटर करते हैं, चीजों को देखते हैं, चीजों को असेस करते हैं, चीजों के ऊपर हम जो है वो आर्गुमेंट करते हैं। सर, अगर पाकिस्तान के अंदर इनकम टैक्स की बात होगी तो मेरे पास जहन में ये दो चीजें आनी चाहिए कि एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 2001 का, एक इनकम टैक्स रूल्स है 2002 का। सर, ये क्या चीजें हैं? सर, ये मेरे पास जो है वो बेसिकली ग्राउंड है जिसके अंदर मैं और मेरी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी इनकम टैक्स में पाकिस्तान में, कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटी? एफबीआर। सर, एफबीआर मुझसे क्या कॉरेस्पॉन्ड करेगी, कैसे करेगी, किन बातों पे करेगी, किस हद तक करेगी? सर, ये सारी चीजें कहाँ लिखी हुई है? ऑर्डिनेंस में लिखी हुई है, रूल्स में लिखी हुई है। सर, क्या हम ये पूरा ऑर्डिनेंस का रट्टा मारेंगे या रूल्स का रट्टा मारेंगे? नहीं सर, आप क्या मारेंगे? हमने आज तक नहीं मारा, हमें नहीं पता कि उस पर फलां रूल में क्या लिखा हुआ है, हम भी भूल जाते हैं, तो हमें भी रेलेवेंट रूल जाकर खोलना पड़ता है, समझना पड़ता है, राइट? लेकिन एटलीस्ट हमें पता है कि यार ऐसी कोई चीज लिखी हुई है, और ये जो चीज लिखी हुई है क्यों लिखी हुई है, कहाँ लिखी हुई है, ये जो बंदा मुझसे सवाल कर रहा है इसका जवाब मैंने कैसे दी? सर, इनका जवाब मैं कहाँ से लाऊंगा? गूगल से नहीं लाऊंगा। मेरे पास ये दो डॉक्यूमेंट है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का और इनकम टैक्स रूल्स का, इन्हीं में से मैं जवाब निकालूंगा। वो कहते हैं ना कि यार वाइफ और हस्बैंड दोनों के नाम पे एक प्रॉपर्टी है, सर वो दोनों डिक्लेयर करेंगे, अपने पास प्रॉपर्टी नहीं करेंगे। सर, दोनों में से अगर एक बंदा फाइलर हो जाए तो क्या वो ज्वाइंट बैंक अकाउंट फाइलर हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। सर, ये कहाँ लिखा हुआ है? सर, ये यही लिखा हुआ है, उसके अंदर रेलेवेंट सेक्शंस में, रेलेवेंट प्रोविजंस में ये सारी बातें लिखी हुई है। अगर नहीं लिखी हुई तो उसकी इंटरप्रिटेशन आपने कैसे निकालनी, वो चीजें यहाँ पर हम लोग कवर करते हैं, राइट? सर, इसी तरीके से अभी आपने बात की एसआरओ की, एसआरओ 350 की, एसआरओ उन्होंने निकाल दिया। निकालने के बाद कहा कि यार ये लोग बैलेंस शीट फाइल करेंगे, इस तरीके से फाइल करेंगे, ये टाइमलाइन से नहीं करेंगे तो ये चीजें इन पे निकलेंगी, और बेतहाशा इस तरह के एसआरओ हैं। अब सर, वो कर तो दिया उन्होंने, लेकिन जाहिर सी बात है पाकिस्तानी अवाम में उन्हें हर चीज मुश्किल लगती है, उन्हें प्लेट में रख के मिलनी चाहिए, उन्हें कुछ चीजें समझ नहीं आती।
सर जब समझ नहीं आती तो उस पर बाकायदा एक एक्सप्लेनेशन दी जाती है, एफबीआर वाले समझाते हैं। सर वो क्या करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? नहीं सर, वो एक सर्कुलर देते हैं, उस सर्कुलर के अंदर उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। आप में से जो लोग प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं वो देख रहे होंगे कि जब भी फाइनेंस एक्ट आता है हमारे पास, बजट आ जाता है, बजट पास हो गया, एप्लीकेबल हो गया, 1.5-2 महीने के बाद एफबीआर की वेबसाइट पे आप जाकर चेक करें, वहां पर एक सर्कुलर दिया हुआ जिसके अंदर उन्होंने उस बजट में जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस लाए हुए होते हैं उसकी एक एक्सप्लेनेशन दी हुई होती है, एग्जाम्पल बाकायदा न्यूमेरिकल बनाकर बताई हुई होती है कि यार इसमें अगर हमने 4C की बात की तो 4C के लिए कौन सी इनकम के अंदर हमने जो है ना वो क्लब करने हैं, कौन कौन से अमाउंट क्लब करने हैं, बाकायदा एग्जाम्पल देके न्यूमेरिकल की केस में वो आपके साथ शेयर करते हैं। सर वो सर्कुलर, इनकम टैक्स रूल्स, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये 3 किताबें हैं, ये 3 मेरे पास होम ग्राउंड्स हैं जिसकी बुनियाद पे जो है वो मैं बातें करता हूँ। किससे? एफबीआर से। एफबीआर वाले भी उसी के अंदर रहते हुए मुझसे बातें कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं और मुझसे बातें कर सकते हैं, उससे बाहर वो नहीं जा सकते। अच्छा सर, थोड़ा सा एक बेसिक लेवल की चीजें आपसे डिस्कस करूं। अभी मैंने जैसे कहा कि एसआरओ आया ना 350, सर ये एसआरओ किसने इशू किया? एफबीआर ने इशू किया। एफबीआर ने जब ये इशू किया तो सर ये एफबीआर के पास अथॉरिटी मौजूद है कि एफबीआर ने ये काम कर दिया। सर ये अथॉरिटी मौजूद होने का मतलब क्या है? सर वो एफबीआर वाले हमारे भाई बैठे हैं, उनके ऊपर भी वो एप्लीकेबल है, हमारे ऊपर भी एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि आप उस एसआरओ को मानते हुए अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वो इस एसआरओ को मान ही नहीं, वो कह रहे हैं यार हटाओ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तो नहीं लिखा हुआ। नहीं सर, ये तमाम लोगों पे बाइंडिंग है, राइट? सर्कुलर को पढ़े जरा। अभी मैंने आपको क्या एग्जांपल दी कि फाइनेंस एक्ट आ जाता है, बजट आ जाता है हमारे पास, 1.5-2 महीने के बाद फिर एक सर्कुलर आता है जिसमें वो चीजें एक्सप्लेन की हुई होती है। तो सर ये क्या की जाती है? गाइडेंस दी जाती है टैक्स पेयर्स को, एफबीआर ऑफिशियल्स को, कि आपने कैसे लेकर चलना है। आई थिंक 2021 में या 2022 में जो फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस था उसके ऊपर एक बड़ा लंबा चौड़ा 5-6 पेज का सर्कुलर निकला था कि अगर आप बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं मंगवा रहे, वेस्टर्न यूनियन से पैसे मंगवा रहे हैं, तो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज योर प्रॉपर बैंकिंग चैनल फॉर द पर्पज ऑफ फॉरेन रेमिटेंसेस। सर वो क्या था? सर वो ऑफिशियल्स ऑफ एफबीआर को और टैक्स पेयर को गाइड करने के लिए था। सर ये जो सर्कुलर इशू हो जाता है, एसआरओ इशू हो जाता है, इसके अंदर क्या मसला क्या है? ये कौन लोग करते हैं? सर ये वैसी हवा में नहीं करते। वो जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना कि ऑर्डिनेंस के अंदर ये चीज लिखी हुई है, ऐसा नहीं है कि इसहाक डार साहब अगर वजीर खजाना बन गए तो उन्होंने अपने पास से एक एसआरओ निकाल दिया सुबह बैठ के, अगर मिफ्ता इस्माइल साहब आ गए तो उन्होंने अपने पास से एफबीआर में जो है ना वो चेंजेस कर दी। नहीं सर, ये सारी चीजें भी वहां मेंशन है। सर आप इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। हर लॉ के अंदर एक बाकायदा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का जो है वो प्रोविजंस मौजूद है कि अथॉरिटी ने कैसे मूव करना है, कैसे चीजों को एडमिनिस्टर करना है, कैसे चीजों को राउट करना है, राइट? तो सर उसकी केस में आपने सर्कुलर लेटर्स किस तरह से निकालने हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटी को गाइडेंस दी हुई। सर ये गाइडेंस कहाँ दी हुई है? सेक्शन 213 में, 214 में। जब भी आपको नोटिफिकेशन देखें इनकम टैक्स का, शुरू की 3 लाइनें लिखी हुई होती हैं, as per the powers conferred under section फला फला, as per in exercise of the powers conferred under section ये वो। सर वो क्या चीज है? सर वो कहते हैं कि हम इस पावर के तहत, इस सेक्शन के तहत आपको ये गाइडलाइंस दे रहे हैं और आपने ये फॉलो करनी है, राइट? अच्छा सर, उसके बाद हमारे पास सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स ऑन गुड, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। सर ये क्या आपने 3 बॉक्स बनाए हैं? सर हमें तो पता है कि सेल्स टैक्स एक्ट 1990 चल रहा है और एक प्रोविंस वाले भी ले रहे होते हैं एसआरबी और ये। सर ये है क्या, मामला क्या है? थोड़ा सा सिर्फ 5 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। सर 18वीं तरमीम का आपने जिक्र सुना होगा, 18वीं तरमीम पास हो गई, 18वीं तरमीम सूबों की खुद मुख्तारी और पता नहीं क्या क्या हम लोग बोल रहे होते हैं। सर वो ये चीज सर कैसे थी? सर उन्होंने कहा सूबों को खुद मुख्तार करना है ना, कर दिया। खुद मुख्तारी आती कब है सर? सर जेब में पैसे होंगे, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होऊंगा तो खुद मुख्तार होऊंगा ना मुझे, वरना कोई तो बंदा गुलाम बना के रखेगा। सर उन्होंने ये कहा कि हर सूबे को उन्होंने खुद मुख्तार कर दिया। खुद मुख्तार किया तो कमाएंगे कहाँ से? है तो कुछ भी नहीं इनके पास। सर इन्होंने कहा कि जो सर्विसेज के ऊपर सेल्स टैक्स की इम्प्लीकेशन है, जो आज तक फेडरल ले रहा था, थ्रू फेडरल एक्साइज एक्ट ले रहा था, वो हमने किसको शिफ्ट कर दिया? सूबों को शिफ्ट कर। अब सूबों को शिफ्ट कर दिया तो सर माशाल्लाह से बलूचिस्तान के अंदर आपको क्या लगता है कितने लोग पढ़े लिखे होंगे, या इंटीरियर में हमारे पास कितने लोग होंगे? सर इन्होंने कॉपी पेस्ट किया इनको, एफबीआर। उन्होंने कहा कि यार एफबीआर ने एक अथॉरिटी बनाई थी, हम भी एक अथॉरिटी बना रहे हैं। ठीक है जी, अथॉरिटी बना लें, एफबीआर वालों का एक लॉ है, हम भी अपना एक लॉ बना लें।
FBR वालों का एक पोर्टल है, हम भी अपना एक पोर्टल बना रहे हैं सर। ये तमाम चीजें वहां से कॉपी पेस्ट हुई और हर अथॉरिटी ने, हर सूबे ने अपने मामलात शुरू कर दिए। सर डिटेल में ज्यादा नहीं जा रहा, वो जब हम क्लास होगी तो तब देखेंगे, ये सिर्फ एक ऐसा इंट्रोडक्शन के तौर पर। सर ये जो आपने बात की थी कि गुड्स के ऊपर भी है, सर्विस के ऊपर भी है, हर एक बंदे का अपना अलग लॉ है। जैसे इनकम टैक्स में था हमारे पास ऑर्डिनेंस, रूल्स वगैरह, यहाँ पर भी हमारे पास ये है। जी हाँ, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज के केस में सर इस्लामाबाद का एक अलग से हमारे पास ICT टैक्स ऑन सर्विस ऑर्डिनेंस है, पंजाब में उसी तरीके से एक्ट है, रूल है, सिंध में एक्ट रूल है, KTK में एक्ट रूल है, बलूचिस्तान में एक्ट है, फिर हमारे पास विदहोल्डिंग के रूल्स। सर ये क्या चीजें हैं? अगेन जिस तरह मैं FBR की बात कर रहा था कि वो और मैं सिर्फ एक ग्राउंड के अंदर, एक बाउंड्री के अंदर ही बात कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते। सर ये भी हमारे पास वो बाउंड्रीज हैं, वो लॉज हैं जिसके मुताबिक हमने उनसे कॉरेस्पॉन्ड करना है, उन चीजों को देखना है, राइट। तो ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था आप लोगों के साथ इस हवाले से। अभी अगर किसी का कोई मजीद क्वेश्चन है तो इट्स ओवर टू यू पीपल, आप मजीद कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछें। ये 47 पेजेस की स्लाइड आप शेयर करेंगे। कर देंगे, आपको कर देंगे, ये भी करेंगे। इससे लेकर आप क्या करोगे, हमारे तो किसी काम की नहीं है। हाँ अगर आपने इंस्टीट्यूट चलाना है कहीं पे तो आप वहां चला लेंगे। हमें एक्चुअली याद है ना, हमने पढ़ा है। अच्छा फीडबैक दें आपकी, सॉरी सर। अपेरेंटली ब्रीफ करें कि सर्विस गुड्स पे किस तरह वो पोस्ट की जाती है, सर्विस पे सेल टैक्स उसके जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से एप्लीकेशन के लिए सर सबसे पहले एक क्लासिफिकेशन देखें कि जिस चीज की हिट मुझे पड़ रही है, जिस चीज की हिट मुझे पड़ रही है, जिसका बर्डन मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर उसका बोझ है, वो कहलाता है डायरेक्ट टैक्स, जिसकी मेजर एग्जांपल हमारे पास इनकम टैक्स। ठीक हो गया। जिस चीज को मैं पास ऑन कर देता हूँ आगे, अपनी कॉस्ट में शामिल करके सामने वाले पे फेंक देता हूँ, ये कहलाता है मेरे पास इनडायरेक्ट टैक्स, जिसकी मेजर एग्जांपल सेल्स टैक्स। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा कि गुड्स में मैं कैसे क्लासिफाई करूं और सर्विस में कैसे क्लासिफाई। एक शख्स मेरे पास आता है और कहता है कि यार ये जो कुर्सी पड़ी हुई है इस पे सेल्स टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। सर सबसे पहले मैं ये देखूं कि ये शख्स जो मुझसे सवाल कर रहा है ये सेल्स टैक्स किसकी बात कर रहा है, गुड्स की बात कर रहा है, सर्विस की बात कर रहा है। सर इसने गुड्स की बात की क्योंकि चीज मुझे नजर आ रही है। सर इस गुड्स को मैं कैसे क्लासिफाई करूंगा सेल्स टैक्स के अंदर? सबसे पहले मैं ये देखूंगा 6 शेड्यूल देख लूंगा, जो कि मैंने कहा ना कि हमारे पास लॉज मौजूद है। सर अगर उस 6 शेड्यूल के अंदर ये आइटम फॉल कर रहा है, इसका रेलेवेंट HS कोड फॉल कर रहा है, तो वहां ये एग्जाम के गुड्स दिए। अगर ये एंट्री वहां मौजूद है, इट मींस कि दिस आइटम इज एग्जाम फ्रॉम द लेवी ऑफ सेल्स टैक्स। सर अगर वहां मौजूद नहीं है और ये 5th शेड्यूल में भी नहीं है जो कि जीरो रेटेड गुड से डील करता है, देन 8th शेड्यूल में भी नहीं है जहां पे रिड्यूस रेट है, तो सर इसका मतलब कि इस आइटम के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होगा स्टैंडर्ड का 18% के रेट के ऊपर। डन हो गया। सर दूसरी एग्जांपल लेते हैं कि मैं यहाँ खड़ा हुआ लेक्चर दे रहा हूँ, आपको बकायदा फीस का वाउचर दूंगा और आपसे पैसे लूंगा, राइट। मैं उसके ऊपर 13% चार्ज कर सकता हूँ SRB वाला। सर ये क्यों? नहीं सर, SRB का जो हमने लॉ देखा ये सिंस सेल्स एक्ट और सर्विस एक्ट 2011। सर यहाँ पे एक सेकंड शेड्यूल दिया, एक फर्स्ट शेड्यूल दिया। सर फर्स्ट शेड्यूल में उन्होंने कहा कि ये सर्विसेज हैं, सेकंड शेड्यूल में कहा कि ये वाली जो सर्विसेज हैं इन पे स्टैंडर्ड का रेट लगेगा। सर उसके बाद 2 नोटिफिकेशन चल रहे हैं, एक नोटिफिकेशन चल रहा है एग्जाम सर्विसेज का, एक नोटिफिकेशन चल रहा है रिड्यूस सर्विसेज का। सर पहले तो मैं ये देखूं कि मैं ये जो सर्विसेज दे रहा हूँ, यहाँ खड़े होकर लेक्चर दे रहा हूँ, एजुकेशनल सर्विसेज दे रहा हूँ, एजुकेशन दे रहा हूँ, क्या ये सर्विस है? SRB के अंदर फर्स्ट शेड्यूल में एजुकेशन सर्विसेज की कोई एंट्री नहीं है। तो सर मैं वहीं से पीछे हट गया कि मेरे ऊपर SRB नहीं लगता। मान लें सर कि वहां पर एंट्री दी हुई है, वहां पर SRB के अंदर एजुकेशन सर्विसेज की एक लाइन आइटम दिया हुआ है, अब सर्विस टैक्स लगेगा। लेकिन सर उससे पहले मैं एग्जामिशन वाला नोटिफिकेशन देखूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने छोटे लेवल के सर्विस प्रोवाइडर को वहां एक्सक्लूड किया हुआ है।
देन फिर मैं रिड्यूस रेट वालों को देखूंगा। अगर वहां नहीं है तो इसका मतलब मेरे ऊपर 13% लगेगा। लेकिन पहले मुझे ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि फॉर द पर्पस ऑफ सिंस सेल्स टैक्स ऑफ सर्विस एक्ट 2011 ये सर्विस है या नहीं, राइट? 18th amendment जो आई थी वो आई थिंक 2010 के पीरियड अराउंड इसमें। अब यहाँ पे जो इतनी बड़ी कि सूबों को मुख्तारी देना और उनके साथ एक पावरफुल मैनेजमेंट है। अब जब आप देख रहे हो सबसे पहली जो आपकी बात की है सिंध के अंदर 2011 में केपी केवल 2022 में, तो क्या इस पूरे पीरियड के अंदर केपी के क्या इतना मुख्तार नहीं हो पाया? ये 2012 था सर, एक्ट का नाम चेंज हुआ अभी रिसेंट फाइनेंस एक्ट के अंदर इन्होंने उसका नाम 2022 किया, वरना ये भी 2012 से चला। बलूचिस्तान में 2003 है, इसमें भी क्या हाँ, बलूचिस्तान में लेट आया, बलूचिस्तान में 2015 से कैसे maintain किया जाता है? नहीं किया जाता था। उस वक्त अगर कोई बायलॉस हो या उस वक्त किसी ऊपर कोई प्रॉब्लम हो या सर्विसेज हो सर उस वक्त अगर देखा जाएगा उस तारीख तक कौन सा लॉ एप्लीकेबल था उनके ऊपर, फेडरल एक्साइज एक्ट होगा, तो वो वफाक को सर्विसेज जा रही थी, वफाक को पेमेंट होनी चाहिए थी। जिस दिन से ये एप्लीकेबल हो गया, ये एक्ट वहां आ गया उस जुरिसडिक्शन में, फिर आप इसके तहत बात करें। तो मेरा सवाल है कि जो डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स और टैक्स ये दोनों का रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर इम्पोज होना है या किसी डिपार्टमेंट के ऊपर? इसके अंदर बाकायदा क्राइटेरिया दिया हुआ है कि इनकम टैक्स किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, किसने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है, और सेल्स टैक्स में भी ऐसा ही है कि किसने सेल्स टैक्स पे करना है। गली के कोने पे एक तंदूर वाला बैठा हुआ है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, आटे का पेड़ा लेता है, उसके ऊपर पानी लगाता है, नमक लगाता है और फिर रोटी बनाकर दे रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर तो सेल्स टैक्स नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा सर? ये हर लॉ के अंदर क्राइटेरिया दिया हुआ है कि सेल्स टैक्स के ऊपर किसके ऊपर लगेगा, इनकम टैक्स किसके ऊपर लगेगा, किस रेशो में लगेगा, किन के लिए मैंडेटरी है कि वो रिटर्न फाइल करेंगे नहीं करेंगे। It means it will be imposed on the registered person only. No, it is applicable on all the person who have been specified under the ordinance. रजिस्टर्ड पर्सन पे एप्लीकेबल नहीं है, ये तमाम उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है। मिसाल के तौर पे जिनकी इनकम 4 लाख से ज्यादा है, जिनके पास 1000 सीसी से ज्यादा की गाड़ी है, जिनके पास टैक्स बार की जो है वो, या एडवोकेट की, हाई कोर्ट बार की जो है वो मेंबरशिप है, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल है। अब हाई कोर्ट बार की मेंबरशिप जिस बंदे ने ली हुई है, पॉसिबल है कि वो इनकम टैक्स में अभी तक रजिस्टर्ड ही ना हुआ, लेकिन उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है, एप्लीकेबल है, लगेगा। वो तो आगे ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन है, लेकिन मेरे मतलब कि डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर भी ये इम्पोज होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है सर। मिसाल के तौर पे सिंध जामशोरो यूनिवर्सिटी है, सिंध जामशोरो यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, सिंध जामशोरो यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस बॉडी की एग्जांपल ले लो। For example, education department purchases some vehicles from vehicles. I don't the education department is They required to withhold tax. Yes, answer is yes. क्यों? क्योंकि सर they are withhold tax, not withhold tax. withhold Withhold tax, income tax. या they are prescribed person. सर मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, जो मैंने अभी आपसे बात की कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर सेक्शन 153 सब सेक्शन 7 के अंदर ये लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स के लिए कौन कौन से लोग विदहोल्डिंग एजेंट होंगे। सर वहां लफ्ज लिखा हुआ है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, वो विदहोल्डिंग एजेंट है, इसलिए वो अपनी परचेजेस के ऊपर सर्विसेज की एक्विजिशन करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट करेंगे तो वो विदहोल्डिंग करेंगे। इस जो डायरेक्ट टैक्स है वो डायरेक्ट डिपार्टमेंटल हो सकता है, और डायरेक्ट है वो होता है रजिस्टर्ड पर्सन। नो, आपका कॉन्सेप्ट सही है, ऐसा नहीं है। मेरे ऊपर मैं पूरा साल कमा रहा हूँ पैसे। No, provincial government is a person for the purpose of tax. Where it is written under the provision of the income tax ordinance, it is written under the provision of the sales tax on services act, it is written under the provisions of the sales tax act. At the same time, the department of purchase items and the way of then what kind of import? Sir, again I would repeat कि who are withholding agents, who are required to withhold sales tax,
these all things are mentioned, are specifically written under the law. Your specific question relating to whether the government department is required to withhold tax, the answer is yes, they are required to withhold tax whenever they are making payment to their respective vendors. sorry sorry. करवाया जाएगा सर, कुछ क्लास में करवाया जाएगा या घर के देखिए ये जो मैंने आपको क्वेश्चन किया ना, ये आपको क्वेश्चन जो है वो मैं दे दूंगा क्लास में, और फिर उसके ऊपर आप देखेंगे करने के लिए। अभी जिस तरीके से क्वेश्चनिंग हो रही है, यही क्वेश्चनिंग इसी तरीके से क्लास में होगी, सॉल्यूशन भी आपसे शेयर कर दिया जाएगा, आपको नहीं कर सकता। आईआरएस पोर्टल पे प्रैक्टिकल असाइनमेंट करवाया जाएगा, वो क्लास में या ले क्लास में भी करवा दिया जाएगा। उसमें गोइंग फॉरवर्ड हम ये कर रहे हैं, एक छोटी सी वीडियो बना के ना आपके साथ शेयर कर ली जाएगी, ताकि आपको पता हो कि अभी मुझे किस ऑप्शन पे क्लिक करना है, किस ऑप्शन पे क्लिक करना है, भूल सकता है ना इंसान। तो एक वीडियो बनाकर हम आपसे शेयर कर लेंगे, और वो वीडियो जो है वो फिर आप देख सकते हैं कि यार मैंने अभी नेक्स्ट किस ऑप्शन पे क्लिक करना है, राइट। ये जब विदहोल्डिंग इनकम टैक्स हम पढ़ेंगे तो वहां फिर हम देखेंगे कौन से सेक्शन में कौन सी पेमेंट के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ द पर्सन हमने कौन सी विदहोल्डिंग करनी है। बताता हूँ। सॉरी एक जस्ट अ मिनट, सबको ठीक है ठीक है प्लीज रिपीट। Whenever you receive an invoice from the vendor, whenever you receive an invoice from a vendor, there are, let us suppose, two types of taxes that have been imposed under that invoice. Let us suppose you are working as a retailer and you are purchasing some material from your distributor or from the manufacturer directly. Whenever that manufacturer or that distributor is issuing invoice to you, they are required to collect advance tax under the provision of the income tax ordinance, that is 236G or H, right? Once they have collected that advance tax, now come to the provision of the sales tax. If those goods are under the domain of Sales Tax Act, if those goods are under the domain of sales tax and sales tax is also applicable on those goods, then he would require, or he is also, you can say that, bound to charge sales tax on that invoice as well. So on a single invoice, there is a possible that there are income tax implications as well as sales tax implication. The major, biggest common example is that of your residential electricity bill. If you see on the back side of the electricity bill, there are two types of taxes: income tax, then sales tax, then further tax, then extra tax, right? आप समझ आ गए? मैंने ओरिएंटेशन की क्लास है, यही कह रहा था। नहीं, आपका थर्स्ट लेवल और आपकी सेटिस्फेक्शन जितनी होगी वो हमारे लिए फायदेमंद है। बात लेवल है, अगर वो बंदा दोनों लेना चाहे एक साथ। यार बॉस, अगर आप मिसाल के तौर पे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपकी चीजें हैं, तो फिर आप क्यों अपना टाइम लगा रहे हो वहाँ पे करने के लिए? वो कर लो, कुछ चीजें 20% इसमें है, आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं, 90% उसमें। कोई इशू नहीं। आप बात करें एडमिनिस्ट्रेटर से, वो आपको करवा देंगे, फैसिलिटेट कर देंगे, कोई इशू नहीं। किसी देशों के साथ कुछ हुआ, मैं आपको